चलो, तो हम लोग सब लोग समझिए बात को। यहाँ पे कल क्या कर रहे थे? कल हम लोग ने डिस्कवरी सर्विस बनाई थी, सारी सर्विसेज रजिस्टर्ड भी हो गई थी। अगर मैं आपको दिखाऊं तो सारी सर्विसेज रजिस्टर्ड हो गई थी हमारे डिस्कवरी सर्वर से। ये हमारा डिस्कवरी सर्वर था, तो इससे सारी सर्विसेज हमारी रजिस्टर्ड हो गई थी ऑटोमेटिक बाय बाय फॉलोइंग द कॉन्सेप्ट ऑफ क्लाइंट एंड सर्वर। यहाँ पे देखो, यूरेका क्लाइंट एंड यूरेका सर्वर हम लोगों ने कॉन्फ़िगर किया था। ये सारी कॉन्फ़िगरेशन हम लोगों ने की थी, सबको याद है ना? ये सारी कॉन्फ़िगरेशन हम लोगों ने मेंटेन की थी, जैसा मैंने बताया था। और इसी को फॉलो करके हमारी कॉन्फ़िगरेशन डन हो गई थी और सारी सर्विसेज रजिस्टर हो गई थी। बट प्रॉब्लम आ रही थी वही कि कैसे सर्विसेज डिस्कवर करेंगी। अगर हम हार्ड कोड वायरल कर देंगे तो सर्विसेज डिस्कवर नहीं करेंगी, फिर तो हार्ड कोडेड हो जाएगा। तो वहां पे लोड बैलेंसिंग का हम लोग कॉन्सेप्ट यूज कर रहे थे। ये देखो, ये वाला कॉन्सेप्ट यूज कर रहे थे, लोड बैलेंसिंग विद द हेल्प ऑफ स्प्रिंग क्लाउड लोड बैलेंसर। बट ये तो चल ही नहीं रहा था याद है? यस, इट वॉज नॉट वर्किंग। ये हमारा काम नहीं कर पा रहा था। क्यों नहीं कर पा रहा था, इसको समझते हैं। इसको समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा कुछ वर्जन। हम आ जाते हैं स्प्रिंग इनिशियलाइजर। सबको दिख रहा ना? स्क्रीन दिख रही है? दिख रही है स्प्रिंग इनिशियलाइजर? स्प्रिंग इनिशियलाइजर, ठीक है। और यहां पे आप देखो, आप स्प्रिंग बूट का कौन सा वर्जन यूज करो? 3.4.3 दिख रहा है? विच वर्जन यू आर यूजिंग? 3.4.3। तो याद रखिए, हम स्प्रिंग बूट का कौन सा वर्जन यूज कर रहे हैं? स्प्रिंग बूट एसबी कौन सा वर्जन है हमारे पास? 3.4 समझिए, 3.4 देखो यहाँ पे 3.4.3, ठीक है, 3.4.3। और स्प्रिंग क्लाउड का कौन सा वर्जन यूज कर रहे हैं? स्प्रिंग क्लाउड स्प्रिंग क्लाउड का कैसे वर्जन पता चलेगा? जैसे ही आप यहाँ पे आते हो ना, जैसे आप यहाँ पे आओगे और कोई भी स्प्रिंग क्लाउड की डिपेंडेंसी ऐड करोगे, जैसे हमने यूरेका यूरेका क्लाइंट ऐड किया था, और जब आप एक्सप्लोर में जाओगे तो यहाँ पे आप देखने को मिलेगा ये वाली लाइन प्रॉपर्टीज के अंदर। ये वाली लाइन प्रॉपर्टीज कहाँ गई? ये रही, देख रहा है सबको? तो यहाँ पे ये है स्प्रिंग क्लाउड का वर्जन, जो कि है 2024.0.0। सो वी आर यूजिंग दिस वर्जन एज अ क्या बोले, 2024.0.0 ये वर्जन यूज कर रहे हैं। हाँ विवेक, समझते जाओ। अब हुआ क्या है कि आपने ये वाला स्प्रिंग बोर्ड का वर्जन लगाया, और जैसे ही आपने कोई भी स्प्रिंग क्लाउड की डिपेंडेंसी ऐड की, कहानी को समझना, अपने आप से स्प्रिंग क्लाउड का वर्जन सेट हो गया। तो ये स्प्रिंग इनिशियलाइजर ऑटोमेटिक कर रहा है। ये क्या कर रहा है? ये ऑटोमेटिक कर रहा है। ये वर्जन आपने नहीं बताया। कितने लोग समझ पाए मेरी बात? ये वर्जन आपने नहीं बताया है। यू डोंट हैव एनी आइडिया कि कौन सा वर्जन कर रहे हैं। ऑटोमेटिक चीजें हो गई, दैट मीन्स ये चीजें ऑटोमेटिक हो गई। समझ में आया मेरी बात? मैं क्या कर रहा हूं? अब होगा क्या, जितनी भी डिपेंडेंसी आप यहाँ पे ऐड करोगे ना स्प्रिंग क्लाउड की, उसमें वर्जन वो ऑटोमेटिक उठा लेगा। स्प्रिंग क्लाउड का ही फायदा था ना, याद करो, डिपेंडेंसी मैनेजमेंट ऑटोमेटिक हो जाता है स्प्रिंग बूट का। तो डिपेंडेंसी मैनेजमेंट ऑटोमेटिक होता है। तो जैसे आपने यहाँ पे ऐड किया यूरेका क्लाइंट, या यूरेका क्लाइंट आपने ऐड किया, तो यूरेका क्लाइंट की डिपेंडेंसी उसका वर्जन, या आपने फिन क्लाइंट ऐड किया था फिन क्लाइंट, तो फिन क्लाइंट का वर्जन, उसकी डिपेंडेंसी, बेस्ड ऑन आप कौन सा क्लाउड यूज कर रहे हो, स्प्रिंग क्लाउड वर्जन, वो सारा कंपेटेबल वर्जन आ जाएगा। कंपेटेबल कितने लोग समझ में आ रही बात? यहां आपको कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सब चीज ऑटोमेटिक होता है। आपने सिर्फ बनाया है स्प्रिंग बूट का कौन सा प्रोजेक्ट है, वो कौन सा वर्जन यूज कर रहा है, बेस्ड ऑन दैट स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट अपने आप से ऑटोमेटिक लग गया है यहाँ पे स्प्रिंग क्लाउड। और स्प्रिंग क्लाउड से रिलेटेड जितनी भी डिपेंडेंसीज ऐड करोगे वो अपने आप से आ जाएगी। जैसे अगर आप स्प्रिंग क्लाउड 2024 में अगर आप फिन क्लाइंट यूज करो, तो यहाँ पे 4.2 आ जाता है अपने आप से। फिन क्लाइंट में 4.2 आ जाता है, मैं आपको दिखा सकता हूँ। ठीक है, ये देखो, प्रोजेक्ट के अंदर आ जाओ और फूड, अपने फूड सर्विस के pom.xml में जाओ, और यहाँ पे अगर आप जाओगे सो विल सी, देखो हम यहाँ पे अगेन वही यूज कर रहे हैं स्प्रिंग बूट 3.4.2, और ये 2024.0.0 कौन सा स्प्रिंग क्लाउड वर्जन। और यहाँ पे हम लोगों ने फीन क्लाइंट लगा रखा ना, ये देखो फीन क्लाइंट, ये रहा फिन क्लाइंट, ये रहा। और फिन क्लाइंट पे जब आप कंट्रोल क्लिक करोगे ना, तो आप जाओगे तो फिन क्लाइंट का वर्जन आपको दिख जाएगा 4.2। कितने लोग समझ गए? तो ये ऑटोमेटिक हो रहा है, ऑटोमेटिक हो रहा है। अब प्रॉब्लम ये है कि, हाँ प्रॉब्लम ये है कि अगर हमें मैनुअल करना पड़ेगा, तो हमें कैसे पता चलेगा कि स्प्रिंग बूट का कौन सा वर्जन
स्प्रिंग क्लाउड के साथ कॉम्पेटेबल है। ये हमें समझ होनी चाहिए। कितने लोग समझ गए मेरी बात में क्या कह रहा हूं? ये हमें समझ होनी चाहिए कि हम कौन सा स्प्रिंग बूट वर्जन यूज करें और कौन सा क्लाउड वर्जन आए हमारे साथ, कौन सा किसके साथ कंपेटेबल है और कौन सा किसके साथ कंपेटेबल नहीं है। तो ये चीज हमें समझना पड़ेगा। ठीक है, ऑटोमेटिक से काम नहीं होगा, अदरवाइज अभी तो मैं करा दे रहा हूं, मुझे फॉलो करोगे चीजें हो जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं होगा। बट फ्यूचर में आप जब प्रोजेक्ट बनाओगे, फ्यूचर में जब इंटरव्यू दोगे, फ्यूचर में जब कोई टास्क मिलेगा आपको, तब वहां पे आप फंस जाओगे, क्योंकि फ्यूचर में वर्जन चेंजेस होंगे। अभी आया मेरे बात में क्या कह रहा हूं? तो आपको ये पता होना चाहिए स्प्रिंग बूट कौन सा वर्जन स्प्रिंग क्लाउड के साथ कंफर्टेबल है और उसके साथ कैसे वर्जनिंग हो रही है, ये सब चीज समझना। तो हमें ये समझना पड़ेगा। तो सबसे पहला पॉइंट, इसी दो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हाँ चलो, अब देखो, तो आपको क्या करना है, आपको आ जाना है यहाँ पे और स्प्रिंग क्लाउड्स का प्रोजेक्ट ओपन कर लेना है। स्प्रिंग क्लाउड्स, ये देखो स्प्रिंग क्लाउड, इस प्रोजेक्ट को क्लिक कर लीजिए। एंड नीचे आप देखोगे तो यहाँ पे सबसे नीचे यहाँ पे दिया गया है वर्जन। ये देखो वर्जनिंग दिया है, एडिंग द स्प्रिंग क्लाउड टू द एग्जिस्टिंग स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन के अंदर यहाँ पे वर्जन एंड इट्स कंपेटेबिलिटी दी गई है। दैट मीन्स अगर आप स्प्रिंग बूट 3.5x यूज कर रहे हो तो आपका जो रिलीज होना चाहिए वो स्प्रिंग क्लाउड का 2025 होना चाहिए। स्प्रिंग बूट 3.4 यूज कर रहे हो, दैट मीन्स ऑटोमेटिक आ जाएगा, बट नहीं आएगा। सो यू हैव टू नो अबाउट द 2024 स्प्रिंग क्लाउड वर्जन्स। कितने लोग समझ गए? और अगर आप स्प्रिंग बोर्ड 3.3 यूज कर रहे हो या स्प्रिंग 3.2 यूज कर रहे हो, सो आपके सिस्टम के अंदर स्प्रिंग क्लाउड का 2023 वर्जन होना चाहिए। कितने लोग समझ पाए मेरी बात में क्या कह रहा हूं? बोलो। तो यहां से आप वर्जनिंग देख सकते हो, वर्जनिंग 1.5 से स्टार्ट हुई स्प्रिंग बूट वर्जन से। और इस इन वर्जन जो स्प्रिंग क्लाउड के जितने भी वर्जन है इनके नाम भी दे दिए गए हैं। समझ पा रहे हो सब लोग मेरी बात की नहीं समझ पा रहे हो? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये जो मैं दिखा रहा हूं आपको, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। यस, हम लोग का ये वर्जन है क्योंकि हम लोग 3.4 यूज कर रहे हैं, तो ये वर्जन इसी के साथ कॉम्पेटेबल है। ठीक है, सो दिस वर्जन कॉम्पेटेबल टू दिस। एंड अगर आप 3.5 फ्यूचर में यूज करोगे तो ये इसके साथ ही कॉम्पेटेबल है। और अगर आप 3.3 या 3.2 यूज करोगे, हो सकता है, ऐसा तो होता नहीं कि कोई कंपनी हमेशा लेटेस्ट वर्जन यूज करती है। मान लो कल सैमसंग की जॉब लगी और वो लोग स्प्रिंग बूट 2.2 यूज कर रहे हैं। समझना बात को। तो आपको यहाँ पे हॉक्सटन नाम का स्प्रिंग क्लाउड वर्जन आपको यूज करना पड़ेगा इन योर एप्लीकेशन। अभी ऐसा में सैमसंग, हाँ, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और फिर जितनी डिपेंडेंसी आप ऐड करोगे वो इसी के अकॉर्डिंग होगी। ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं। चलो ये हो गया। हाँ, अब देखो, इसका लिंक मैं भेज दे रहा हूं, यहां भेज दूंगा, ग्रुप में भेज दूंगा। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वर्जनिंग फ्यूचर में भाई ये वर्जन बढ़ेंगे, क्योंकि पिछला जो बैच मैंने पढ़ाया था ना, द प्रीवियस वन, पिछला बैच जो पढ़ाया था उसमें हम लोग ने 3.4 यूज किया था, क्योंकि लेटेस्ट 3.4 ही था उस समय। और अभी जो पढ़ा रहा हूँ 3.5 पढ़ा रहा हूँ, तो हो सकता है नेक्स्ट बैच हो 3.6 पे हो, 3.7 पे हो। सो ये अपने आप में बहुत बड़ा टास्क है इसको। मेरी कंपनी में खूब स्प्रिंग बूट 2.2 वर्जन यूज करता हूँ। हाँ समझ गया प्रीतम, तो ये होता है, बट आपको अपडेटेड रहना है, आपको अपडेटेड रहना है। ठीक है, अपडेटेड इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलो, बाकी अगर आपको ये समझ में आ रहा है क्या है, सो दिस इज अ नेम, ये उसके नाम दिए गए। जैसे फॉर एग्जांपल आप कोई अपना सॉफ्टवेयर लॉन्च करते हो, जैसे एंड्रॉइड के नाम होते हैं। ठीक है, एंड्रॉइड के नाम होते हैं ना, जेलीबीन, ऐसा करके नाम होते हैं। वैसे ही इसके भी इन्होंने नाम दे दिए। अब बेस्ड ऑन क्या नाम दिए इसकी अलग से कहानी है। कोई एरर के बारे में बात कर रहा है, हाँ मार्समैलो, ये सब चीज़ें ना, तो एरर एरर, बट एरर नहीं आना चाहिए, VCS ऑलरेडी वही है, फिर क्यों? बता रहा हूँ, टेंशन ना लो, बता रहा हूँ, टेंशन ना लो। चलो, तो अब वर्जन कॉम्पेटेबिलिटी आप देख लोगे सब लोग, पक्का? वर्जन कॉम्पेटेबिलिटी आप देख रहे हो। अब कोई मुझसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि सर हमें तो वर्जन के बारे में कुछ पता ही नहीं चल पाया। तो बिल्कुल इसलिए नहीं पता चल पाया क्योंकि आप यूज कर रहे थे स्प्रिंग इनिशियलाइजर। आप क्या यूज कर रहे थे? स्प्रिंग इनिशियलाइजर। तो जैसे ही 3.4.3 आपने यूज किया, 3.4.3, जैसे ही आपने ये 3.4.3 यूज किया ना अपने प्रोजेक्ट के अंदर, वैसे ही आपने कोई भी क्लाउड डिपेंडेंसी लगाई तो 3.4.3, इसका मतलब 3.4.3 अपने आप से क्लाउड इसने
ये वाला वर्जन उठा लिया। अब इससे रिलेटेड सारा, चाहे आप नेटफ्लिक्स वाला प्रोजेक्ट ऐड करो, चाहे आप एपीआई गेटवे, क्लाउड गेटवे ऐड करोगे, वो सब इसी के कॉम्पिटेबल आएगा। 2024 के कॉम्पिटेबिलिटी सारे वर्जन आएंगे क्लाउड वाले। इतना समझ गए? तो इसीलिए हमें इतना झंझट नहीं करना पड़ा था। ये स्प्रिंग इनिशियलाइजर इसलिए बनाया गया है कि आप डायरेक्टली ऐड कर दिया, कॉम्पिटेबल वर्जन आता जाएगा। स्प्रिंग बूट इसीलिए बनता है कि भाई डिपेंडेंसी को आसानी से मैनेज कर सकता है, बट इंटरनली तो आपको समझना पड़ेगा। अब आप लोग कहोगे सर प्रॉब्लम क्या आ गई फिर, क्या प्रॉब्लम आ गई फिर, कहोगे ना आप लोग कि सर प्रॉब्लम क्या आ गई। तो प्रॉब्लम पता है कहां से आ गई? देखो प्रॉब्लम ये आ गई कि लोड बैलेंसर में प्रॉब्लम आ गई। देखो क्या हुआ, जब हमने 3.4.3 यूज किया और हमने ऐड किया यहां पे क्या, यूरेका डिस्कवरी क्लाइंट। तो ध्यान से देखना यहां पे इसने कौन सी डिपेंडेंसी ऐड की है, ध्यान से देखना। स्प्रिंग क्लाउड स्टार्टर नेटफ्लिक्स यूरेका क्लाइंट ऐड किया। क्या ऐड किया? स्प्रिंग क्लाउड स्टार्टर यूरेका क्लाइंट ऐड किया, ठीक है। और ये हम लोगों ने क्या ऐड किया, एक बार जस्ट वेट करना जरा, एक बार यहाँ पे आपने यहाँ पे देखो। ध्यान से समझना क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। ये देखो, जब हमने यूज किया 2024.0.0, तो हमें मिला क्या, ये देखो हमें मिला स्प्रिंग क्लाउड नेटफ्लिक्स यूरेका क्लाइंट, यही मिला था ना, स्प्रिंग क्लाउड नेटफ्लिक्स यूरेका क्लाइंट। और एक बार हम रिफ्रेश कर लेते हैं, इसका नाम लिख लो आप, इसका नाम लिख लो, ठीक है, क्योंकि यही डिपेंडेंसी में दिक्कत आ गई थी। तो हमने ऐड किया और हमें मिला था ये वाला वर्जन। आई डोंट नो ऐसा क्यों हुआ था, बट ठीक है, इसको कॉपी करो। थोड़ा सा बहुत ध्यान से सॉल्व करना पड़ेगा उसे, क्योंकि हमें समझाना भी है ना, ऐसा तो नहीं कि बस मैं बता दूं वो काम हो जाए आपका। सो वी हैव टू लर्न एज वेल। तो लार्ज कर लो, ये वाली डिपेंडेंसी हमें मिली थी, परफेक्ट। अब एक बार हम यहाँ पे ऐड करके देखते हैं कि ये क्यों मिली भाई, क्योंकि हमने अलग से तो कोई लगाया नहीं था कि हम अलग से लगाया था, हम लोगों ने यहीं से सेलेक्ट किया था ना डिपेंडेंसी, यूरेका क्लाइंट की, ठीक है, हम लोगों ने यहीं से सेलेक्ट किया था। तो लेट सपोज हमने यूरेका डिस्कवरी क्लाइंट होता ना, ये डिस्कवरी क्लाइंट क्लिक किया, एक्सप्लोर किया, और हाँ यहाँ पे देखो स्टार्टर डिपेंडेंसी आ रही है, स्प्रिंग क्लाउड स्टार्टर नेटफ्लिक्स यूरेका क्लाइंट। बट हम लोग को ये कैसे मिल गई थी कल, स्प्रिंग क्लाउड स्टार्टर तो यहाँ पे लगा नहीं था। हम्म, ये कैसे मिल गई थी हम लोग को डिपेंडेंसी, को बता सकते? यहीं से ऐड किया था ना हमने। हम्म हम्म, टाइपिंग की थी हम लोगों ने, यस, ठीक है। हाँ, अगर टाइपिंग की है तो दैट्स द टाइपिंग मिस्टेक, आया समझ में? सो ये प्रॉब्लम हुई थी, डिपेंडेंसी की प्रॉब्लम हुई थी। हाँ, स्प्रिंग क्लाउड नेटफ्लिक्स यूरेका क्लाइंट की जगह हमें स्टार्टर्स यूज करने हैं, स्प्रिंग क्लाउड स्टार्टर नेटफ्लिक्स यूरेका क्लाइंट, जस्ट यू हैव टू कॉपी दिस डिपेंडेंसी। इसलिए मैं कहता हूं हमेशा यार, डिपेंडेंसीज हमेशा कॉपी करो और यहां पे पेस्ट कर दो, और एक बार रीलोड कर लो अपने प्रोजेक्ट को, ठीक है। रिलोड कर लिया, अब एक बार गेटर सेटर वाली दिक्कत सही कर लो, क्योंकि हम लोगों ने इसमें गेटर सेटर यूज किया फूड सर्विस में। ऑप्टेन फुल क्लास पाथ क्लिक करो, ओके करो, एंड लेट्स रीरन द एप्लीकेशन। एप्लीकेशन को रीरन कर लो। बाकी हम लोगों ने लोड बैलेंसिंग वगैरह तो लगा ही दी थी, ठीक है, देखा चल गया, कुछ भी चेंजेस नहीं किए हमने। दैट मीन्स दैट वाज अ मिस्टेक ऑफ द डिपेंडेंसी। तो हमने दो चीज सीख ली, क्या क्या सीखी, बहुत छोटी सी मिस्टेक थी, बट कल भी हम परेशान हुए थे, आज भी परेशान हुए। तो हमने दो चीज सीख ली कि आपको क्या करना है, आपको हमेशा कॉम्पिटेबल वर्जन की डिपेंडेंसी लानी है, ध्यान से स्पेलिंग मिस्टेक वगैरह नहीं करना, अदरवाइज प्रॉब्लम होगी। तो हमें इसकी जगह पे ये वाली डिपेंडेंसी चाहिए। अब देखो यार, प्रॉब्लम कैसे हुई इट डजेंट मैटर, बट प्रॉब्लम हुई। अगर आप कहोगे सर आपने कॉपी कर दिया था गलत, या हमने कहीं से कॉपी गलत हो गया, या आपने टाइप कर दिया, ये फाइनली हमारा रिजल्ट में मैटर नहीं करेगा। बस चल नहीं रहा था प्रोजेक्ट, ये मैटर कर रहा है। कितने लोग समझ गए मेरी बात? तो फाइनली आपको यहां पे लगानी है यूरेका क्लाइंट की डिपेंडेंसी, किसकी? यूरेका स्टार्टर वाली क्लाइंट की डिपेंडेंसी। अब ये आ गया समझ में? तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब होगा क्या इससे, इससे होगा ये कि यहां पे लोड बैलेंसर हमें ऑटोमेटिक मिल जाएगा। क्या? लोड बैलेंसर, क्योंकि मैंने कल बताया था ना कि यूरेका क्लाइंट हमें लोड बैलेंसर ऑटोमेटिक प्रोवाइड करता है, ठीक है, लोड बैलेंसर ऑटोमेटिक प्रोवाइड करता है। इसमें भी लोड बैलेंसर दो तरीके होते हैं। बहुत पहले पुराने वर्जन में रिबन यूज होता था फॉर द लोड बैलेंसिंग, रिबन यूज होता था फॉर द लोड बैलेंसिंग, बट अब ये नहीं यूज होता है, बाय डिफॉल्ट यूज होता है स्प्रिंग क्लाउड लोड बैलेंसर, ठीक है, स्प्रिंग क्लाउड लोड बैलेंसर यूज होता है, लोड बैलेंसर,
लोड बैलेंसर। तो ये यूज होगा ऑटोमेटिक। ये इस यूरेका क्लाइंट के साथ आपको मिल जाएगा, मैं वो भी दिखाता हूं आपको। हाँ मतलब सर मैं नोटिस कर रहा हूं कैसे मिनट डिटेल कितना मेजर इम्पैक्ट। हाँ भाई सैंतन, यस, यही तो गेम है पूरा, यही तो खेल है। दो बंदे प्रोजेक्ट बना रहे होंगे, एक बंदा छोटी छोटी मिस्टेक करके इरिटेट हो जाएगा, छोड़ देगा। एक बंदा अगर ध्यान देगा तो यही छोटी छोटी मिस्टेक्स उसको बहुत बड़ा डेवलपर बना देंगी। और यही चीज लिटरली आप ट्रस्ट मानो, एआई मुझे नहीं बता पाया, यही चीज ना कोई गूगल बता पाया। कितने लोग समझ गए मेरी बात मैं क्या कह रहा हूं? ठीक है, और ये हमें खुद से निकालनी पड़ेगी। तो वहां पे डेवलपर की इंपॉर्टेंस होती है, आपको कितना नॉलेज है। समझ गए मेरी बात, कैसे आप डीबग करते हो। चलो, तो अब दिखाता हूं मैं आपको प्रैक्टिकली। हाँ, अब प्रैक्टिकली मैं आपको दिखाता हूं। जैसा ही आपने नेटफ्लिक्स यूरेका क्लाइंट लगाया, स्टार्टर वाली डिपेंडेंसी लगाई, तो पता क्या हुआ, लेट्स सी। हमें, आप इस मेवन पे आओगे और यहां पे अपना प्रोजेक्ट चूज करोगे। फूड सर्विस में मैंने क्लिक कर रखा है, सबको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? बोलो। फूड सर्विस मैंने क्लिक कर रखा है। इस फूड सर्विस को आप ओपन करिए और यहाँ पे एक ऑप्शन डिपेंडेंसीज का, इससे हम देख सकते हैं कि कौन कौन सी डिपेंडेंसीज हमारे फूड सर्विस में लगी हैं। तो इस डिपेंडेंसीज को ओपन कर लो और यहाँ पे हमें मिलेगा ये नेटफ्लिक्स यूरेका क्लाइंट स्टार्टर वाली डिपेंडेंसी। दिखा सबको? मार्क करके दिखाऊं, ये रही। देखा? अब इसको ओपन करो, यू विल सी। इसी के अंदर जब आपने ये ऐड की ना, ये वाली जब डिपेंडेंसी आपने डाली है, कौन सी डिपेंडेंसी, जब आपने ये वाली डिपेंडेंसी ऐड की है, तो ऑटोमेटिक ये मिल गई है और ये मिल गया है। और यहां पे देखो आपको स्प्रिंग क्लाउड लोड बैलेंसर ऑटोमेटिक मिल रहा है। कितने लोग समझ गए मेरे बात में क्या कह रहा हूं? दैट मीन्स लोड बैलेंसर इज ऑटोमेटिक इनबिल्ट व्हेन यू ऐड स्प्रिंग क्लाउड स्टार्टर नेटफ्लिक्स यूरेका क्लाइंट। कितने लोग समझ गए मेरी बात? बोलो। और जब आपको स्प्रिंग क्लाउड स्टार्टर लोड बैलेंसर मिलेगा तो ऑटोमेटिक लोड बैलेंसिंग काम करेगी। और कल यही नहीं हो रहा था, ये लोड बैलेंसर हमें नहीं मिल रहा था। कहो तो मैं दिखाता हूं आपको, दिखाऊं? दिखाऊं? देखो, कंट्रोल जेड कर दो थोड़ी देर के लिए, ये स्प्रिंग क्लाउड नेटफ्लिक्स यूरेका क्लाइंट कर दो और इसको रिफ्रेश कर लो एक बार। रिफ्रेश कर लो। रिफ्रेश मैंने कर लिया। अब फिर से जाके देखो अपने स्प्रिंग क्लाउड नेटफ्लिक्स यूरेका क्लाइंट, अगर इसको ओपन कर दो यू विल सी सारी डिपेंडेंसीज तो है, बट यहाँ पे लोड बैलेंसर नहीं है हमारा। और अगर लोड बैलेंसर नहीं है तो फिर वही प्रॉब्लम आएगी। एक बार मैं पहले तो डिपेंडेंसी वाला आप रीलोड करो, यू विल सी सेम एरर कि लोड बैलेंसर नहीं है। लोड बैलेंसर क्यों नहीं है? क्योंकि हमने स्टार्टर वाला यूरेका क्लाइंट वाली डिपेंडेंसी लगाई नहीं। तो यहाँ पे हमारे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई। कितने लोग समझ गए मेरे बात में क्या कह रहा हूँ? बोलो। तो एक बार रीलोड कर लो, उसको रीबिल्ड कर लेना, सेम प्रॉब्लम आएगी। मैं बहुत बार ट्राई कर चुका हूँ, टेस्ट कर चुका हूँ। कितने लोग समझ गए मेरी बात? तो आपको करना क्या है, हाँ अभी ये चल 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 तो रहा है, बट रीबिल्ड करोगे तो दिक्कत वही आ जाएगी फिर से। तो मुझे लग रहा है आई थिंक समझ गए। तो मैं क्या करता हूँ फिर से इसको, आ जाओ यहाँ से और यहाँ पे आओ, डिपेंडेंसी अपनी परफेक्ट वाली लगाना और यहाँ पे परफेक्ट वाला कहीं लगाना। और बाकी कहीं अगर आप यूज़ करो तो वहाँ भी आप चेक कर लेना और एक बार इसको रीलोड कर लो। ओके, सो एक काम करो, इसको रीलोड कर लो पहले एंड देन आप अगेन यहाँ पे आ जाओ। और ठीक है, यहाँ सब सही है। और आप एक बार यहाँ से रीलोड कर लो सारी डिपेंडेंसीज को। ठीक है, और अगेन अपनी फूड सर्विस को रीलोड। कितने लोग समझ गए प्रॉब्लम? ओके, मैं कहूँगा ठीक है, ये लेम्बॉक की डिपेंडेंसी है। और फिर से मेरी प्रीतम करें सर, अगर स्प्रिंग क्लाउड लोड बैलेंसर मेवन डालने तो चलेगा? तो चलेगा, बस उसको डिपेंडेंसी चाहिए थी, चल जाता। मतलब अगर मैंने कल ये वाली डिपेंडेंसी अलग से ऐड कर दी होती, कौन सी, जब मैंने ये ऐड किया तो मुझे लोड बैलेंसर मिल गया। नीचे देखो, मैंने कंट्रोल क्लिक करके मैं यहाँ पे आ गया हूँ, तो लोड बैलेंसर हमें देखो कहीं मिलेगा, ये देखो मिल गया। तो अगर हम वही पुराना यूज करना चाहते प्रीतम तो हमें ये अलग से ऐड करना पड़ता, तभी चल जाता। बस आपके प्रोजेक्ट के अंदर डिपेंडेंसी अवेलेबल होनी चाहिए बस। आया समझ में प्रीतम? बट जो स्टार्टर की डिपेंडेंसी लगाई बनाई गई प्रीतम, वो इसीलिए बनाई गई कि आप 10 डिपेंडेंसी ऐड मत करो, एक ही डिपेंडेंसी ऐड करो स्टार्टर वाली। वो ऑटोमेटिक जितनी रिक्वायर्ड डिपेंडेंसी वो अपने आप से ले आएगा। तो ये स्टार्टर वाली वही डिपेंडेंसी होती है कि द ऑल द डिपेंडेंसी दैट योर प्रोजेक्ट वांट्स इट विल टेक, या ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी विल बी लोडेड
विद योर स्प्रिंग स्टार्टर डिपेंडेंसीज। अभी आ गया सर में? पक्का? ओके। तो अब मैं कोड दिखा देता हूं और फिर रन करके दिखा दूं आपको। ठीक है, मैंने रीस्टार्ट कर लिया और अब चला देते हैं यहाँ पे सर्विस, अपनी डिस्कवरी सर्विस। तो अगर आप देखो तो मैंने चला रखी थी शायद 8761 पे। ये देखो, तो हमने सिर्फ फूड सर्विस चला रखी है, रेस्टोरेंट सर्विस चला रखी है। इफ़ यू वांट तो हम यहाँ पे यूज़र सर्विस भी चला देते हैं। चलाना तो आपको समझ में आ ही गया है सबको। यूज़र सर्विस भी रन हो चुकी है, ये देखो यूज़र सर्विस भी आ चुकी है। इसी तरह बाकी सर्विसेज आ जाएंगी। अब मेन बात आती है, मैं सिखाता हूँ, मैं चला के दिखाता हूँ। सबसे पहले देखो, कोड में आपको दिखा दूँ। हम फेच करेंगे, क्या फेच करेंगे? हम फेच करेंगे फूड आइटम। और जब आप फूड आइटम फेच करोगे ना, तो फूड आइटम को फेच करते समय, सिंगल फूड आइटम को फेच करते समय यहाँ पे ये देखो, ये वाला फंक्शन कॉल होगा सर्विस, और ये कॉल करेगा रेस्ट वेब क्लाइंट का गेट बाय आईडी। मतलब रेस्टोरेंट हम आईडी निकालेंगे, आईडी वाइज निकालेंगे और उस फूड के पास रख देंगे। मतलब वो फूड जिस भी रेस्टोरेंट के पास होगा वो सब आ जाएंगे, साथ में लोड हो जाएंगे। और यहाँ पे फिलहाल अभी हम यूज कर रहे हैं, आई थिंक हम लोग वेब क्लाइंट वाला एपीआई कॉलिंग, वेब क्लाइंट वाला सर्विस कम्युनिकेशन। और हम लोगों ने यहाँ पे लोड बैलेंस लगा दिया था। ये देखो, लोड बैलेंस लगा दिया था, रेस्ट टेम्पलेट में भी लगा दिया था और इसमें भी लगा दिया था। और बाकी हम लोगों ने इसको करने के लिए ये देखो, बाकी वेब क्लाइंट बिल्डर डॉट बेस यूआरएल हमने यहाँ पे पास कर रखा है। और यहाँ पे देखो, हमने रेस्टोरेंट सर्विस नाम पास कर रखा है। समझ गए? यहाँ पे हम यूआरएल नहीं यूज कर रहे हैं, इवन किसी में भी देखो, गेट ऑल में भी नहीं यूज कर रहे हैं। ठीक है, इवन हम लोग क्रिएट में भी नहीं यूज कर रहे हैं। ठीक है, इवन दो हमने मतलब किसी में भी हम नहीं यूज कर रहे हैं। तो अगर इस बार कॉलिंग हो गई, इसका मतलब हमारा काम हो गया। ठीक है, हम सर्विस के नेम से कॉल कर पाएंगे। चलो तो आ जाते हैं, लेट्स सी, हम अपने पोस्टमैन पे आते हैं एंड लेट्स हिट सेंड। और आप देखोगे यहाँ पे हमें डेटा मिल रहा है प्रॉपर। एक बार मैं फिर से दिखा दूँ, सेंड पे क्लिक करूंगा, ये देखो हमें जो फूड मिल रहा है दैट इज अ चीज बर्गर लोडेड, और डिस्क्रिप्शन है क्लासिक। एंड ये सब चीज़ तो हमारे फूड सर्विस से आ रही होगी। सबसे इंपॉर्टेंट है ये जो रेस्टोरेंट आ रहा है, ये वाला रेस्टोरेंट मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ। देखो ये जो रेस्टोरेंट आ रहा है, ये रेस्टोरेंट हमारे रेस्टोरेंट सर्विस से आ रहा है। कितने लोग समझ पाए मेरी बात? कैफे डिलाइट, ये रेस्टोरेंट सर्विस से आ रहा है। मैं फिर से सेंड कर रहा हूँ, देखना ये देखो, कितने लोग समझ गए मेरी बात? बोलो, बोलो भाई, बोलो, समझ गए? तो दिस इज व्हाट अ लोड बैलेंसिंग। अब इसको मैं चेंज करके दिखाता हूँ, चेंज करके देखो। द प्रॉब्लम इज, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप यहाँ पे इस रेस्ट टेम्पलेट को कमेंट करके अब आप यहाँ पे फीन क्लाइंट यूज कर सकते हो। आई थिंक ये फीन क्लाइंट है ना, रेस्टोरेंट सर्विस। एक बार चेक करो, दिस रेस्टोरेंट सर्विस द फीन क्लाइंट। और इस बार आप फिर से यहाँ पे देखो, हम लोगों ने किया था ना कल http:// रेस्टोरेंट सर्विस किया था, याद है सबको कि नहीं याद है? याद है ना? अब हमने फीन क्लाइंट कर दिया। सो वी विल रन अवर फूड सर्विस, री रन आवर फूड सर्विस। एंड इस बार हमारा फीन क्लाइंट यूज होगा सेम डेटा को फेच करने के लिए। तो मैंने रीरन कर दिया अपने फूड को, यस। तो लोड बैलेंस ऑलरेडी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी कुछ मॉडिफिकेशन और करेंगे, कुछ चीज़ें मैं आपको और सिखाऊंगा। तो यहाँ पे आ जाओ और मैं सेंड करूँगा। ये बस इंटरनल सर्वर आ रहा है, 500 आ रहा है। दैट मीन्स यहाँ पे कुछ एरर आ रही है। देखो ये कह रहा है अननोन होस्ट। ओके ओके ओके, अननोन होस्ट आ रहा है। कहाँ पे अननोन होस्ट आ रहा है? एक बार चेक कर लो, ये अननोन होस्ट किस में आ रहा है, एक बार रिफ्रेश कर लो। हाँ ठीक है, अननोन होस्ट आ रहा है। फूड सर्विस के अंदर फूड आइटम, ठीक है। हमें मिल कहाँ से रहा है ये? ठीक है, तो एक काम करेंगे हम, हाँ, एक काम करेंगे हम लोग, अपने फीन क्लाइंट में हम लोग ये यूआरएल हटा देंगे। ठीक है, वी विल रिमूव दिस यूआरएल, या इसको कमेंट कर देते हैं सो दैट ये पड़ा रहे हमारे पास। और हम यूज करेंगे फीन क्लाइंट और सिर्फ हम नेम यूज करेंगे। नेम से ही पता लगा लेगा नेम ऑफ द ये सर्विस यूआरएल। ठीक है, तो हम सिर्फ नेम यूज करेंगे यहाँ पे, सिर्फ सर्विस नेम यूज करेंगे, हम हटा देंगे यूआरएल को फीड क्लाइंट के लिए बस। अब हम अपनी फूड सर्विस को अगेन रीस्टार्ट करेंगे। ठीक है, सर्विस हिस्ट्री में तो चल रहा है, ये देखो सर्विस हिस्ट्री में वी हैव ऑल द 3 सर्विसेज, फूड, रेस्टोरेंट एंड यूजर। तो अब हमारा फूड सर्विस स्टार्ट हो चुकी है एंड जस्ट हिट सेंड। यस, देखा आपने? फीन क्लाइंट को इवन यूआरएल की जरूरत ही नहीं है, फीन क्लाइंट को तो यूआरएल की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, फीन क्लाइंट क्या कर रहा है? फीन क्लाइंट इस नेम से सर्विस रजिस्ट्री से यूआरएल को फेच कर रहा है ऑटोमेटिक। अब यूआरएल कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। नाम सर्विस का तो सेम रखोगे ना भाई, नाम तो फ्रीक्वेंटली चेंज नहीं होगा। फ्रीक्वेंटली क्या चेंज होगा? फ्रीक्वेंटली यूआरएल ही चेंज होगा। आया समझ में?
तो ई वायरल कुछ भी हो, क्या फर्क पड़ता है, वो तो सर्विस हिस्ट्री पे जो भी वायरल होगा यहाँ पे यूज हो जाएगा। कितने लोग समझ गए मेरी बात में क्या कर रहा हूँ? ठीक है, तो ये होता है लोड बैलेंसिंग। अब मैं आपको और भी चीज दिखाता हूँ, एलबी वाला कॉन्सेप्ट भी आपको सिखाता हूँ, लोड बैलेंसिंग वाला कॉन्सेप्ट। तो अभी तो फिन क्लाइंट समझ गए ना, तो हम क्या करते हैं थोड़ी देर के लिए अपने फूड सर्विस आइटम के अंदर टेस्ट करने के लिए बस, और यहाँ पे हम सर्विस में हम अपना वेब क्लाइंट यूज करते हैं। तो लेट्स कमेंट फिन क्लाइंट और वेब क्लाइंट को ही चालू करते हैं। और मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे बना लेता हूँ एक ऐप कांस्टेंट नाम से क्लास ऐप। आप लोग को क्यों, देखते जाओ, कॉन्स्टेंट्स। ठीक है, और इसके अंदर मैं एक्चुअली क्या रखने वाला हूं, पता है भाई? इसके अंदर मैं रखने वाला हूं, इसके अंदर मैं रखने वाला हूं कांस्टेंट किसका, देखो, पब्लिक स्टैटिक फाइनल, स्टैटिक फाइनल, यस। सर्विस के नाम को रख दो और सर्विस के यूआरएल को रख दो। तो ये है एक्चुअली रेस्टोरेंट सर्विस नेम डाल दो, रेस्टोरेंट सर्विस का नाम, और साथ ही साथ में रेस्टोरेंट सर्विस यूआरएल डाल दो। और रेस्टोरेंट सर्विस है रेस्टोरेंट सर्विस। तो ये मैं बेस्ट प्रैक्टिस आपको सिखा रहा हूँ। और यूआरएल में हम लोग क्या यूज करेंगे, बेस यूआरएल, बेसिकली बेस यूआरएल यूज करेंगे यहाँ पे। तो बेस यूआरएल के लिए आप यहाँ हो, ये है बेस यूआरएल ना, तो इस बेस यूआरएल को हम लोग कॉपी करेंगे और यहाँ पे आएंगे और अपने ऐप कॉन्स्टेंट के अंदर वी विल पेस्ट दिस। और इंटरेस्टिंग चीज मैं बताऊंगा, एचटीटीपी नहीं यूज करेंगे क्योंकि ये प्रोटोकॉल भी चेंज होगा। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे एलबी फॉर द लोड बैलेंस, समझ गए? और नेम में रेस्टोरेंट सर्विस है। अब आपको हर जगह हार्ड कोड नहीं करना है। अब जहां जहां भी आपको सर्विस यूज करनी थी, यू विल यूज दिस कांस्टेंट। जैसे हमें यहाँ पे देखो, यहाँ भी चाहिए था, और हमें कहाँ चाहिए, हमें यहाँ भी चाहिए था, और हमें यहाँ भी चाहिए था। कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट क्लिक से आप मल्टी सेलेक्ट कर सकते हो इंटेलिजे में। ठीक है, और यहाँ भी चाहिए था। ठीक है, अब आप धीरे धीरे क्या करो, इसको सब पीछे कर दो। ठीक है, और यहाँ पे स्ट्रिंग बैठा दो, ऐप कॉन्स्टेंट्स डॉट रेस्टोरेंट सर्विस यूआरएल का यूज कर रहे हैं हम हर जगह। तो ये हो गया सॉफ्ट कोडेड। ठीक है, ये हो गया सॉफ्ट कोडेड। ये है बेस्ट प्रैक्टिस, दिस इज अ बेस्ट प्रैक्टिस। और इवन आप अपने फिन क्लाइंट में भी अगर आपको यूज करना है, तो दिस इज फिन क्लाइंट, एंड फिन क्लाइंट में आप यहाँ भी हार्ड कोडेड बिल्कुल भी मत करो, ऐप कॉन्स्टेंट्स डॉट रेस्टोरेंट सर्विस नेम यूज करो। और ये आपने यहाँ पे बता दिया है। अब फ्यूचर में अगर कभी चेंज भी करना हुआ, तो यहाँ से एक जगह पे चेंज करोगे, पूरे प्रोजेक्ट में चेंजेस हो जाएंगे। मैं रीलोड करता हूँ और मैं क्या करूँगा, अपने एप्लीकेशन को रन करेंगे। एंड हम लोगों ने अभी वेब क्लाइंट यूज कर रखा है, दैट मीन्स हम लोगों ने ये वाला यूज कर रखा है यहाँ पे। और इस केस में हमने एल बी यूज कर रखा है, दैट मीन्स हमने यूआरएल जहां जहां भी यूज किया, हम लोगों ने यहाँ पे एल बी यूज किया, लोड बैलेंस। तो ये अब इंडिपेंडेंट यूआरएल है, इट्स नॉट डिपेंड ऑन एनी स्पेसिफिक सर्विस यूआरएल, माइक्रो सर्विस यूआरएल। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे आता हूँ और अगर अपने प्रोजेक्ट्स में यहाँ पे आते हैं और सेंड करते हैं, ये देखो आपका प्रोजेक्ट तगड़ा चल रहा है। आप चाहे फिन क्लाइंट यूज करो, चाहे आप वेब क्लाइंट यूज करो, लोड बैलेंस प्रॉपर हो रहा है। कितने लोग समझ गए मेरी बात में क्या कर रहा हूं, बोलो, समझ में आया? ठीक है, अब प्रॉपर क्लियर हो गया होगा। कल क्या दिक्कत आ रही थी ये समझा दिया, वर्जिन कहां से देखना है ये समझा दिया, लोड बैलेंसिंग भी हमने करके देख ली एलबी के मदद से। अब आप कहोगे कि सर अगर हमें फूड सर्विस कॉल कर रही है रेस्टोरेंट सर्विस को, लेकिन अगर फूड सर्विस को डिलीवरी सर्विस को कॉल करना है तो क्या करोगे? तो अगेन आप यहाँ पे डिलीवरी सर्विस का एक नाम बना देना और एक यूआरएल बना देना ऐसे, एंड देन उसकी एपीआई को कॉल कर लेंगे। चाहे आप फिन क्लाइंट यूज करो, चाहे वेब क्लाइंट यूज करो, चाहे आप रेस्ट टेम्पलेट यूज करो, सबके अलग अलग फीचर्स हैं, अलग अलग सबके फायदे हैं। ये मैंने आपको सिखा दिया। आप कहोगे सर लोड बैलेंस दिखाइए सर्विस के इंस्टेंसेस को बढ़ा के। तो अब मैं सर्विस के इंस्टेंसेस को बढ़ा के फिर लोड बैलेंस दिखाता हूं, दिखाऊं सर्विस के, आप लोग बताओ, आप लोग बताओ, हम लोग क्या करने जा रहे हैं? आई एम गोइंग टू डू वन मोस्ट, कह सकते हो कि तगड़ी चीज करके दिखाने जा रहा हूं। मैं क्या करने जा रहा हूं, मैं फूड सर्विस या रेस्टोरेंट सर्विस के दो इंस्टेंस चालू करना जा रहा हूं। बात को समझना सब लोग, ठीक है? दो इंस्टेंस चालू करने जा रहा है। आकाश उसके बारे में बात करेंगे, टेंशन ना लो। अभी वी आर डूइंग अ क्लाइंट साइड लोड बैलेंसिंग, और सर्वर साइड लोड बैलेंसिंग इज वन ऑफ द टास्क, डिफिकल्ट टास्क। उसके लिए हमें एक सर्वर चाहिए होगा, तो वो भी मैं आपको समझा दूंगा कैसे करने। ठीक है, बट पहले ये चीज सीखो आप, ठीक है?
मतलब ऐप कांस्टेंट में दो वेरिएबल बना के जगह जगह जरूरत है वहां यूज कर लेंगे। हाँ यस, सेंटन यूज कर लेंगे। दिस इज फॉर दिस इज टू अवॉइडिंग द हार्ड कोडिंग ऑफ द सर्विस नेम एंड सर्विस यूआरएल। बट इन यूआरएल्स का भी ध्यान दो, इन यूआरएल्स का सेंटन ध्यान दो। ये यूआरएल को एचटीटीपी से नहीं स्टार्ट हो रहे हैं कि एचटीटीपी की जगह एचटीटीपीएस हो जाएगा जब आप प्रोडक्शन में ले जाओगे, या यूआरएल में कहीं डोमेन नेम नहीं आ रहा है। आया समझ में? तो ये हमने बनाया है विद द हेल्प ऑफ डिस्कवरी सर्वर, सो दैट जब भी ये वाली सर्विस रेस्टोरेंट को कॉल करे तो वो सर्विस के नाम से डिस्कवर कर ले। अब ये आया समझ में? सर्विस के नाम से डिस्कवर कर ले, सर्विस के नाम से डिस्कवरी हो जाए उसकी। दैट्स वाई वी हैव पुट द सर्विस नेम हियर। यहां पे कोई नॉर्मल यूआरएल नहीं है। अब सिर्फ ये इसी चीज के लिए एप्लीकेबल नहीं है, ये बाकी चीजों के लिए भी एप्लीकेबल है। तो मैं क्या करता हूं, मैं कितने लोग अपने रेस्टोरेंट सर्विस को किसी दूसरे पोर्ट पे चला सकते हो अगेन, बोलो भाई। हम क्या करें, एक बार अपने रेस्टोरेंट सर्विस को, लेट मी डू सेम थिंग, अपने रेस्टोरेंट सर्विस पे आते हैं, पोर्ट चेंज करते हैं और रन करते हैं दोबारा से, देखते हैं क्या हमारे पास एक और सर्विस रन हो जाएगी। तो हम अभी एक सर्विस हमारी चल रही है यहाँ पे, रेस्टोरेंट सर्विस देखो चल रही है ना। तो हम दो तरीके से कर सकते हैं, तो कमांड लाइन से कर सकते हैं। एक तो हम क्या करेंगे, हम आएंगे दिमाग लगाएंगे थोड़ा, रिसोर्सेज में आ जाते हैं और यहाँ पे इसका पोर्ट नंबर थोड़ी देर के लिए 9095 कर देते हैं। और अगेन एक बार अगर मैं रन करता हूँ तो लेट्स सी, तो एक बार आ जाओ। हाँ, मैं इसको रीस्टार्ट नहीं करना चाह रहा हूँ। आई वॉन्ट टू रन एज अ सेपरेट एप्लीकेशन, ठीक है। हम्म तो मैं क्या करता हूँ, अगेन मेन पे आओ, मेन को ही रन करो जरा। लेट्स सी, रन करूँ क्या, राइट क्लिक करूँ और रन कर दो मेन को। मेन को मैंने रन कर दिया एंड यू विल सी, यस 9095 पे हमारी एक और सर्विस स्टार्ट हो गई। और इवन यहाँ देखो आप, आई थिंक ये देखो हमारे पास दो रेस्टोरेंट सर्विस चल रही है, दिख रहा है? एक सबसे ऊपर चल रहा है और एक बीच में दिख रहा है। इनका पोर्ट अलग अलग होगा, इनका पोर्ट अलग अलग होगा। एक बार मैं आपको यहाँ पे दिखा सकूँ तो बस एक सेकंड रुकना। यहाँ पे एक सर्विस का ऑप्शन आता है एंड अगर मैं आपको दिखाऊँ तो 9095 वाला यहाँ पे नहीं है। हाँ, बट दो चल रहा है, जिससे ज़्यादा जानकारी आपको मिलेगी अगर आप यहाँ पे रिफ्रेश करोगे तो। ये देखो, यस आप देखो यहाँ पे रेस्टोरेंट सर्विस में अवेलेबिलिटी जोन में दो आ गया, दैट मीन्स अप है एंड देर आर टू इंस्टेंसेस, बाकी में 1 1 लिखा है। एंड यहाँ पे रेस्टोरेंट सर्विस क्या है, यहाँ इसके दो इंस्टेंसेस चल रहे हैं, एक चल रहा है 9091 पे और एक चल रहा है 9095 पे। कितने लोग समझ में मेरी बात? दैट मीन्स अब हमने अपने रेस्टोरेंट सर्विस के दो सर्विसेज चालू कर दी है अलग अलग एंड पॉइंट्स पे। अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब ये होगा कि अभी भी आपका प्रोजेक्ट काम करेगा, ये देखो रन कर रहा है, यस। अब यहां पे लोड बैलेंसिंग काम कर रहा है, ठीक है। तो जैसे ही आप अपने फूड सर्विस को कॉल कर रहे हो, फूड सर्विस रेस्टोरेंट सर्विस को कॉल कर रही है, बट वो यूरेका सर्वर से पहले तो सारी लिस्ट निकाल रही सर्विसेज की। तो वहां पे उसको दो रेस्टोरेंट सर्विस के इंस्टेंसेस मिल रहे हैं, तो दोनों में से एल्गोरिदम को चूज कर रही है। देन बेस्ड ऑन दैट एल्गोरिदम एक सर्विस को निकाल रही है रेस्टोरेंट और उस सर्विस को कॉल कर ले रही है। आया समझ में? लोड को बैलेंस करने के लिए। कितने लोग समझ गए मेरी बात, मैं क्या करूं? तो यहां पे दो काम कर रही है। अब आप कहोगे सर अगर कोई बंद हो जाए तो, ठीक है, अगर कोई बंद हो जाए तो क्या दिक्कत है, एक बंद होगी दूसरी चलेगी, दूसरी बंद होगी पहले चलेगी, क्योंकि ये तो लोड बैलेंसर है ना, ये लोड बैलेंस कर लेगा। यूआरएल से उसको कोई मतलब ही नहीं है, यूआरएल से उसको कोई मतलब ही नहीं है। तो थोड़ा मैं डायग्राम बना के समझा दूं जिससे और आपको समझ में आ जाए संतन, ठीक है। देखो क्या हो, क्या रहा है, हो क्या रहा है। अभी हमने अपने रेस्टोरेंट की दो इंस्टेंसेस चालू कर दिए, ठीक है। हमने एक इंस्टेंस यहाँ पे रेस्टोरेंट सर्विस का बना दिया और एक इंस्टेंस यहाँ पे बना दिया। आप समझना सैंतन आप। तो ये जो चल रहा है वो 9091 पे चल रहा है और ये जो चल रहा है वो 9095 पे चल रहा है। बोथ आर रेस्टोरेंट सर्विस, ये भी रेस्टोरेंट सर्विस है और ये भी रेस्टोरेंट सर्विस है। बट अगर ये 100 के डेटा यूजर्स हैंडल कर सकती है तो ये भी 100 के आप हैंडल कर सकते हैं। पता क्यों? क्योंकि दो इंस्टेंस, सेम प्रोजेक्ट दो बार चल रहा है। अभी यह समझ में? और हमारे पास एक इंस्टेंस था, एक फूड सर्विस का इंस्टेंस था, एक हमारे पास किसका इंस्टेंस था, एक फूड सर्विस का इंस्टेंस था। यहाँ पे हमारे पास जो कि 90 आई डोंट नो 9092 पे चल रहा था, दैट इज अ फूड सर्विस। और यहाँ पे क्लाइंट था, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे आपका क्लाइंट था। तो क्लाइंट
रिक्वेस्ट कर रहा है टू गेट द फूड आइटम, रिक्वेस्ट कर रहा है टू गेट द सिंगल फूड आइटम, रिक्वेस्ट कर रहा है टू गेट द सिंगल फूड आइटम। लेकिन जब फूड फेच हो रहा है यहां पे, तो फूड जब फेच हुआ तो फूड, क्योंकि फूड के पास सिर्फ फूड की डिटेल थी तो फूड तो फेच हो गया, बट फूड किस रेस्टोरेंट में जा रहा है इसको कैसे पता लगाएगा? तो यहां पे फूड सर्विस रेस्टोरेंट सर्विस को कॉल तो करेगी, बट किस रेस्टोरेंट सर्विस को कॉल कर ले हो भाई? तो ये क्या करेंगे फूड सर्विस, इसके पास एक प्रॉपर्टी है ना फेच रेस्ट्री ट्रू, हमने लगाई थी ना। तो ये डिस्कवरी सर्वर से सारी सर्विस के इंस्टेंसेस को फेच करेगा और ये देखेगा कि हमारे पास दो सर्विसेज चल रही हैं रेस्टोरेंट की। तो बेस्ड ऑन लोड बैलेंसिंग एल्गोरिदम, लोड बैलेंसिंग एल्गोरिदम एल्गोरिदम यहां पे एक सर्विस को चूज कर लिया जाएगा अपने आप, एक सर्विस को अपने आप से चूज कर लिया जाएगा। तो सपोज इसने चूज किया ये वाली सर्विस, तो इसको रिक्वेस्ट कर देगा, ठीक है। अब आप कहोगे सर कौन सी एल्गोरिदम? तो एल्गोरिदम अलग अलग होती हैं, जैसे राउंड रॉबिन है, सारी एल्गोरिदम अलग अलग हैं। तो एक, अरे कलर क्यों नहीं चेंज हो रहा भाई, चलो कोई नहीं। तो एक को कॉल किया जाएगा और देन वहां से डेटा मिलेगा एंड इट विल कंपाइल दैट डेटा एंड देन सेंड द रेस्पॉन्स टू द क्लाइंट। अब ये आया समझ में? ये है फायदा, ये है फायदा लोड बैलेंसिंग। और इंटरेस्टिंग चीज बताऊं, बाय डिफॉल्ट अगर ये सर्विस डाउन हो गई तो लोड बैलेंसर ऑटोमेटिक इसको यूज कर लेगा, और ये सर्विस डाउन हुई तो लोड बैलेंसर ऑटोमेटिक इसको यूज कर लेगा। दिस इज वॉट लोड बैलेंसिंग इज। और यहां पे हमने यही काम किया है, क्योंकि प्रोजेक्ट्स अलग अलग होंगे, एंड पॉइंट्स अलग अलग होगा, तो हमने उसको डिस्कवरी सर्वर से इंडिपेंडेंट बना दिया कि भैया हमारा एंड पॉइंट इंडिपेंडेंट रहे ही ना, पोर्ट का कोई मतलब ही ना हो, हम सर्विस के नेम के अकॉर्डिंग यूज कर रहे हैं। ये देखो एंड पॉइंट तो अलग अलग है हमारे पास, ये देखो एंड पॉइंट तो हमारे पास अलग अलग है। यहाँ पे देखो, ये देखो पहली सर्विस का एंड पॉइंट ये है और दूसरी सर्विस का एंड पॉइंट ये है। बट इंटरेस्टिंग चीज बताऊं, रेस्टोरेंट सर्विस एक ही, नाम उसका एक ही है, और कॉलिंग हम नाम से कर रहे हैं। एक सर्विस दूसरे सर्विस से कम्युनिकेट नाम से कर रही है। कितने लोग समझ गए मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूं? अभी आया समझ में? तो हम सर्विस कम्युनिकेशन नाम से करा रहे हैं। अब आपको डिस्कवरी सर्वर का फायदा भी दिख रहा होगा कि डिस्कवरी सर्वर का फायदा क्या है। डिस्कवरी सर्वर का फायदा बहुत काम करता है भाई। पहली चीज तो सारी सर्विसेज एक जगह पे ट्रैक हो रही हैं, लोड बैलेंसिंग हो रहा है, और जो जो कल फीचर्स हम बताए थे वो सारा यहाँ पे हो रहा है। अब एक और कर सकते हो, एक और सर्विस स्टार्ट कर सकते हो, और भी चीज मैं दिखाता हूँ। जैसे लेट सपोज आपकी एक सर्विस डाउन हो गई, कौन सी सर्विस बंद करूं? चलो यही वाली सर्विस हम बंद कर देते हैं। हमने एक सर्विस बंद कर दी है जानबूझ के, आई थिंक यस हमने ये वाली सर्विस बंद कर दी है। तो जैसे आपने ये वाली सर्विस बंद की, ये देखो, ये देखो 9095 वाली सर्विस बंद हो गई अपने आप से। लेकिन आपके प्रोजेक्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चल रहा है प्रोजेक्ट, देखना, यस देखो प्रोजेक्ट आपका चल रहा है, ठीक है। ये थोड़ी देर में ये जो आ रहा है ये भी सही हो जाएगा, क्योंकि थोड़ा टाइम लेता है अपडेट करने में रजिस्ट्रीज को, लेकिन आपको रिजल्ट मिल रहा है। कितने लोग समझ गए मेरे बाद में क्या कह रहा हूं? ठीक है। इफ बाय चांस पहली सर्विस चल रही दूसरी डाउन हो गई, ठीक है, पहली सर्विस चल रही दूसरी डाउन हो गई, मैं आपको दिखाता हूं। डाउन करके देखो ना, प्रैक्टिकल देखो। लेट सपोज कि आपकी ये वाली हमारी रेस्टोरेंट सर्विस है ना, ये डाउन हो गई और ये वाली चल रही है, रन कर दिया मैंने, एक डाउन की है दूसरी अप की है, ठीक है। एंड अगर आप यहाँ पे देखोगे यू विल सी, ये देखो 9095 वाली चालू हो गई है, और यहाँ पे देखो थोड़ा टाइम लगेगा, ये इट विल टेक सम टाइम, ठीक है। एक बार चेक कर लो आप, ठीक है। तो देख लेते हैं। चल रहा है ना ये रेस्टोरेंट सर्विस है ना, हाँ, तो चलना तो चाहिए। एरर क्यों आ रहा है? फूड सर्विस जरा देखो, फूड सर्विस में क्या कह रहे हैं। हम्म एक बार दोबारा से देखना। हाँ तो ये एरर कह रहा है, कनेक्शन रिफ्यूज बता रहा है किसी, किसी के लिए। यस ठीक है, तो थोड़ा टाइम लेता है, इट विल टेक सम टाइम, ऑटोमेटिक ये सही हो जाएगा अपने आप से, अपडेट होगा जैसे ही रजिस्ट्री अपडेट होगी अपने आप से चालू हो जाएगा। अब ये दूसरे पे चल रहा है पोर्ट, इससे कोई मतलब नहीं भाई, ये 9095 9091 वाली सर्विस इसको काम दे रही है, आई थिंक 9095 वाली सर्विस इसको सर्व कर रही है।
फूड सर्विस को। ये देखो 9095 वाली। इन केस अगर 9095 वाली बंद हुई तो मैं बंद करके दिखाता हूँ प्रैक्टिकली। अगर 9095 वाली बंद हो गई और अगर हमारी ये वाली चालू हो गई 909 वाली, तो अपने आप से दूसरी सर्विस अपने आप से पकड़ लेगा। तो पहले चालू तो हो भाई, आई थिंक एक बार चालू कर दो। देखो अभी तो 9095 वाली चल रही ना, बंद हमने कौन सी की है, एक बार यहाँ पे देख लो। अभी कौन सा बंद है, कौन सा चालू हो रहा है, 9095 वाला चल रहा है। तो हम एक काम कर दें, इसको बंद कर दो, ठीक है। सो ये वाला रेस्टोरेंट सर्विस है ना, लेट्स क्लोज दैट। तो अब मैंने दोनों आई थिंक बंद कर दिया, एक बार रिफ्रेश कर लो। यस, तो अब चालू करो किसको, अब चालू कर दो 909, आई डोंट नो, एक बार यहाँ पे आ जाओ। रेस्टोरेंट सर्विस हमारी कौन सी है यार, पोर्ट तो हमने वही रखा था ना, पोर्ट तो हमने 9095 ही रख दिया था ना। तो एक काम करो, यहाँ से चेंज करके तब चालू करना पड़ेगा। 9091 था ना एक, तो एक 9091 है। तो लेट्स स्टार्ट दिस, 9091 पे स्टार्ट कर दो। 909 पे स्टार्ट हो गई, अपने आप से ही पकड़ लेगा क्योंकि सर्विस का नाम यूज़ हो रहा है। तो देखो आ गई 9091 पे आ गई ना। अब अगर आप यहाँ पे आओगे, ये बस सी, थोड़ा टाइम लेगा ये अपडेट होने में, बट आपकी सर्विसेज सर्व होने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यस, वी विल वेट फॉर सम टाइम। फूड सर्विस में अभी रिफ्यूज कर रहा है, ठीक है, तो थोड़ा वेट करेंगे। तब तक क्वेश्चन देख लेते हैं। ये ऑल्टरनेटिव राउंड रॉबिन की वजह से हो रहा है, यस। ये एल्गोरिदम होती है लोड बैलेंसिंग की, ठीक है। बाकी लोड बैलेंसर मैं अभी दिखा देता हूँ कहाँ से आप पढ़ोगे, कैसे कस्टमाइज करोगे। ये विल डू एवरीथिंग। लोकल होस्ट 9092 पे रिक्वेस्ट कर रहा, रिस्पॉन्स आ रहा। आह, देखो ये देखो आ गया। तो यहां से आप समझो इस कहानी को, यहां से आप कहानी को समझो। मैंने आपको बताया, ये देखो यहां पे लोड बैलेंसिंग हो रहा है एक्चुअली, ठीक है। तो हम कॉल कर रहे हैं फूड सर्विस को, फूड सर्विस लोड बैलेंस करके देन, क्योंकि हमारे पास मल्टीपल सर्विसेज हैं रेस्टोरेंट सर्विस को, तो बेस्ड ऑन लोड बैलेंसिंग उन सर्विसेज को डायनेमिकली चूज कर रहा है। अब वो पोर्ट नहीं देख रहा है भाई, पोर्ट का आ जाता है आपके सर्विस यूआरएल के अंदर, तो वो यूआरएल को नहीं देख रहा है, वो सर्विस के नाम को देख रहा है। दोनों सर्विस का नाम है रेस्टोरेंट सर्विस, तो इसमें से कोई भी चलेगा। फूड सर्विस इसके नाम को देखेगा क्योंकि वो नाम से ही डिस्कवर कर रहा है। यही तो यूरेका डिस्कवरी सर्विस का फायदा था। अभी आया समझ में, बोथ द सर्विस आर सेम, इंप्लीमेंटेशन सेम है विवेक, क्योंकि जब बड़े प्रोजेक्ट्स हो जाते हैं ना, तो एक ही इंप्लीमेंटेशन को मल्टीपल टाइम चलाना पड़ता है इन ऑर्डर टू हैंडल लॉट ऑफ ट्रैफिक, ठीक है। सो हो सकता है, क्योंकि देखो मान लो आपके दुनिया में हर देश में प्रोजेक्ट चल रहे हैं, तो एक ही रेस्टोरेंट सर्विस है जो इंडिया को हैंडल कर रही है, एक ही वही अगर सर्विस यूएसए को हैंडल करेगी तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो काम तो वही है, तो सेम सर्विस के इंस्टेंसेस को इंडिया के लिए अलग प्रोजेक्ट वही माइक्रो सर्विस का इंस्टेंस चला दिया जाएगा, यूएसए के लिए दूसरे इंस्टेंस को चलाया जाएगा सेम सर्विस के। अभी आया समझ में। या छोटे प्रोजेक्ट की बात करें तो आप, क्योंकि जब ट्रैफिक बढ़ेगा तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा ना लोड्स, इसलिए वहां पे लोड का काम आएगा। अभी आया समझ में सबको कि नहीं है। एलबी एल्गो के थ्रू, यस, लोड बैलेंसिंग एल्गो के थ्रू। बाकी आप यहां पे आकर के आप चेक कर सकते हो, स्प्रिंग क्लाउड लोड बैलेंसर, लोड बैलेंसर बाय डिफॉल्ट ये यूरेका क्लाइंट के अंदर इंक्लूडेड था, लोड बैलेंसर, ये देखो, ठीक है। सो क्लाइंट साइड लोड बैलेंसिंग अभी जो हम कर रहे थे दैट इज अ क्लाइंट साइड लोड बैलेंसिंग, इसका मतलब भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, क्या होता है। तो ये सारी चीजें थी जो, यस, ठीक है। ये जो स्प्रिंग क्लाउड लोड बैलेंसर था ना, ये इनबिल्ट था, ये भी स्प्रिंग क्लाउड का प्रोजेक्ट था, ये इनबिल्ट है स्प्रिंग क्लाउड नेटफ्लिक्स यूरेका क्लाइंट के अंदर, तो आपको अलग से लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। तो ये लोड बैलेंस करेगा रेस्ट टेम्पलेट के साथ भी, रेस्ट क्लाइंट के साथ भी, वेब क्लाइंट के साथ भी, और हमारा फिन क्लाइंट वगैरह के साथ भी ये काम करता है, ठीक है। तो इसके बारे में आप यहाँ पे देख सकते हो, और कस्टमाइजेशन भी कर सकते हो, लॉट ऑफ कस्टमाइजेशन यू कैन डू, ठीक है। उसके लिए ये डॉक्यूमेंटेशन, इसको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा डिपेंडिंग अपॉन प्रोजेक्ट्स। आप इस पे मेहनत करिएगा, ठीक है। अदर ये सागर है, सब चीज आप रट नहीं सकते, आपको डॉक्यूमेंटेशन, जब आप प्रोजेक्ट बनाओगे तो वहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें हैं।
समझ गए ना सब लोग मैं क्या कह रहा हूँ? तो डॉक्यूमेंटेशन अपने पास रखिए, जब भी जरूरत पड़े तो डॉक्यूमेंटेशन आप यूज़ करिए। अच्छा, कुछ लोग ये देखो यहाँ पे दिया भी है, कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी है इन्होंने, ठीक है, तो इसको भी आप यूज़ कर सकते हो। लिंक भेज दूँ मैं आपको? यही प्रोजेक्ट्स, यही सारे प्रोजेक्ट क्लाउड पे डिप्लॉय हो जाएंगे, अपने आप से काम हो जाएगा लोड बैलेंसिंग का, ठीक है। या फिर अगर आप अमेजॉन वगैरह का यूज़ करोगे, दैट इज़ डिफरेंट थिंग, वो तो फिर दूसरी चीज़ें। डॉक्यूमेंटेशन कैसे पढ़ते हो एक बार बता दो। डॉक्यूमेंटेशन एज पर नीड, देखो बेसिक कॉन्सेप्ट आपको आदत समझ में आ ही गया, मैंने समझा दिया। उसका मैं आपको नोट्स दे दूंगा, वहां से रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। कि यूरेका सर्विस क्या होता है, क्लाइंट क्या है, सर्वर क्या है, कॉन्फ़िगर कैसे करते हैं, ठीक है, कैसे रजिस्ट्रेशन होता है, डिफॉल्ट पोर्ट क्या होता है। तो बहुत सारे मैंने कॉन्सेप्ट्स आपके पहले ही क्लियर कर दिए हैं, इम्प्लीमेंटेशन करके भी मैंने दिखा दिया प्रोजेक्ट के अंदर। अब एक्स्ट्रा कॉन्फ़िगरेशन के लिए यू जस्ट हैव टू फॉलो द डॉक्यूमेंटेशन, अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा करना है तो, अगर जरूरत पड़ती है तो आपको फिर यहाँ पे आके देन यू हैव टू रीड दिस कि हमें क्या एग्जैक्ट चीज चाहिए। इट्स नॉट अ स्टोरी, सैंतन या फिर जो भी पूछ रहा था आदित्य, कि आपको पढ़ के समझ लेना कहानी हो जाएगी, नहीं, ये स्टोरी नहीं है। सब हमेशा पढ़ना भी नहीं हर चीज, जैसे आपका प्रोजेक्ट होगा, इम्प्लीमेंटेशन होगा, उसी हिसाब से आपको चीज़ें पढ़नी है। ऐसा नहीं कि स्टोरी रात में बैठे 1 घंटा पढ़ते रहे, नहीं नहीं, फिर बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी, डोंट डू दैट, ठीक है। आप बेसिक कॉन्सेप्ट समझो, बाकी आप अपने हिसाब से करते जाओ। सर आज जैसे मैंने डॉक खोला तो मेरे लीड खुश हो गए, बोला ऐसे बहुत कम लोग करते। बिल्कुल सही सेंतन, बिल्कुल सही सेंतन, यू आर राइट। हमेशा डॉक्यूमेंटेशन सीखना चाहिए, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन इज द डॉक प्रिपेयर्ड बाय द टेक्नोलॉजी पर्सन्स, जो खुद टेक्नोलॉजी को बनाते हैं वही प्रिपेयर करते हैं उसको। तो उनको सबसे अच्छे से पता होता है कि क्या चीज़ कैसे काम कर रही है और कैसे आप चीज़ों को कर सकते हो। तो इट्स अबाउट मेटा डेटा ऑफ द टेक्नोलॉजी, तो वहां से आप काम करोगे तो और अच्छे से समझ पाओगे। अभी आया समझ में? तो मैं हमेशा कोशिश करता हूँ आपको मैं सिखाऊं बताऊं, ठीक है, क्योंकि क्लास के अंदर इतना टाइम नहीं है, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन बहुत बड़े बड़े हैं। हाँ ठीक है, बट फिर भी मैं आपको कोशिश करता हूँ कि ये डॉक्यूमेंटेशन यहाँ से सीख लो, वहाँ से सीख लो। मैं अपनी मैक्सिमम नॉलेज आपको देना चाहता हूँ कि आप याद मत करो कोई चीज़। एआई कैसे यूज़ करो, डॉक्यूमेंटेशन कैसे यूज़ करो, हमेशा मैं यूज़ करके दिखाता भी हूँ। और इवन जैसे मान लो हमारे पास टाइम नहीं है, तो मैं इन्हें बता दिया कि आप यहाँ से सीख लीजिएगा, लिंक भी भेज दी। सो आई एक्चुअली ट्राई टू प्रोवाइड एवरीथिंग कि भाई आपके पास सब चीज़ हो। जब भी आप कॉन्सेप्ट तो हमने सिखा दिया, जब भी आप बैठो तो आपको एक अच्छा पाथ मिल सके। अभी आया समझ में? ठीक है। So how will it understand load has increased and I have to start a new instance? That will be decided by some ऑर्केस्ट्रेशन टूल, जैसे क्यूबरनेटीज है, ठीक है। तो वहां पे जब लोड बढ़ने लगेगा तो उसको हैंडल करने के लिए क्यूबरनेटीज अपने आप से इंस्टेंसेस को बढ़ाता जाएगा। ऐसा समझ में? अदरवाइज आपने टेस्टिंग का नाम भी सुना होगा, ठीक है, सुभाजीत। उसमें हम लोग एपीआईज को लोड टेस्ट करते हैं, ये हमें पता चलता है कि एक प्रोजेक्ट कितनी एपीआईज को हैंडल कर सकता है, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख। तो बेस्ड ऑन दैट लोड टेस्ट वी डिसाइड द इंस्टेंस, अगर आपको मैनुअल करना है तो। बट अगर आपको मैनुअल नहीं करना है तो हमारे पास आजकल डेवऑप्स में बहुत सारे टूल्स हैं, जैसे ऑर्केस्ट्रेशन टूल, हमारा क्यूबरनेटीज हो गया। क्यूबरनेटीज के पास ये पावर है कि ये जो इंस्टेंसेस हैं, इन इंस्टेंसेस को बढ़ा सके घटा सके एज पर योर नीड। तो ये इंस्टेंसेस हम डायरेक्टली रन नहीं करेंगे, अभी मैंने मैनुअली कर दिया, बट ये इंस्टेंसेस पता है कब रन होगा? ये इंस्टेंसेस हम पैक कर देंगे डॉकर कंटेनर में, ठीक है। दैट मीन्स डॉकर कंटेनर रन होगा, इंस्टेंसेस रन हो जाएंगे। तो कुबरनेटीज का फायदा होता है कि ऑटो स्केल कर सकता है चीजें, मतलब जैसे बढ़ेगा ट्रैफिक, अपने आप से डॉकर के कंटेनर्स के इंस्टेंसेस बढ़ जाएंगे, और डॉकर के कंटेनर के इंस्टेंसेस बढ़ेंगे तो आपके सर्विस के इंस्टेंसेस बढ़ जाएंगे, इन ऑर्डर टू हैंडल मोर ट्रैफिक। ये पूरी कहानी होती है बड़े बड़े एप्लीकेशन में। जैसे आप आईपीएल देखते हो, वहां पे 10 करोड़ लोग देखते हैं, 50 करोड़ लोग देखते हैं, तो वो तुरंत नहीं बढ़ा देता ना, ठीक है। तो वहां पे ऑटो स्केलिंग होती है, और हर समय वो इंस्टेंस चाहिए भी नहीं। मान लो कोई नॉर्मल मैच चल रहा है, वुमेन लीग चल रहा है, तो वुमेन में क्या है भाई, कम लोग देख रहे हैं, तो वहां पे कम इंस्टेंस की जरूरत है। जब ज्यादा लोग देखेंगे, सो बेस्ड ऑन दैट रिक्वायरमेंट वो अपने आप से स्केल कर देगा। वो सब चीज पढ़ोगे, वो डेवऑप्स का काम होता है, आप एज अ बैकएंड काम नहीं होता। बट हाँ, क्यूबरनेटीज का मैं सिखाऊंगा, तो मैं वहाँ पे सिखाऊंगा, बेसिक चीजें सिखाऊंगा, बाकी तो आप सीखते जाओगे सीखते जाओगे, ठीक है। अच्छा, मुझे एक चीज और दिख गया यहाँ पे, देखो ये देखो, इम्प्लीमेंटेशन कुछ दिया है ना, राउंड रॉबिन बेस्ड, ठीक है। तो ये एल्गोरिदम दिया, मैं कहीं पढ़ भी रहा था एक दिन तो दिखा था मुझे।
ठीक है, जीरो बेस्ड लोड बैलेंसिंग, यहाँ पे देखो देखो, वेट लोड बैलेंसिंग, जोन बेस्ड लोड बैलेंसिंग, इंस्टेंस हेल्थ चेक लोड बैलेंसर। तो इन सब चीज़ के बारे में जब आप काम करोगे तो आप पढ़िएगा क्या होते हैं, हमें कौन सा यूज़ करना चाहिए। ठीक है, इनकी इम्प्लीमेंटेशन अलग अलग से होती हैं। हाँ, AWS के पास भी सर्विसेज हैं, वो भी ऑटो स्केल कर सकती हैं ऑटोमेटिक। इतना समझ में आया आपको? पक्का? बोलो भाई, आपको इतनी चीज समझ में आई कि नहीं आई जो मैं सिखाया? मजा आया कि नहीं आया? ठीक है, ठीक है, आया मजा कि नहीं है बोलो? आपने डिस्कवरी सर्विस पढ़ी? इसी को हम सर्विस रजिस्ट्री बोलते हैं, सर्विस रजिस्ट्री। आपने इंप्लीमेंट किया? इंप्लीमेंट किया? इंप्लीमेंट करते वक्त आपने क्लाइंट और यूरेका क्लाइंट, यूरेका क्लाइंट एंड सर्वर का यूज किया, एंड सर्वर का यूज किया। आपने लोड बैलेंसिंग पढ़ी? लोड बैलेंसिंग, बैलेंसिंग पढ़ी? लोड बैलेंसिंग कैसे करते हैं? विद द हेल्प ऑफ रेस्ट टेम्पलेट, विद द हेल्प ऑफ वेब क्लाइंट और विद द हेल्प ऑफ फीन क्लाइंट। कोड मैं आपको दे दूंगा, आप अच्छे से इसको सीख लीजिएगा। इतनी चीजें पढ़ी एंड कुछ इंटरव्यू क्वेश्चंस भी मैंने आपसे डिस्कस कर लिए। अब देखो, लोड बैलेंसिंग दो तरीके की होती है, ये भी मैं आपको बता दूं। लोड बैलेंसिंग दो तरीके की होती है, कभी कभी आपको सर्वर साइड बैलेंसिंग करनी पड़ेगी, कभी कभी आपको क्लाइंट साइड बैलेंसिंग पड़ेगी। तो इसीलिए ये जो लोड बैलेंसिंग होती है वो दो तरीके है। सबसे पहली जो लोड बैलेंसिंग अभी जो हमने पढ़ी, दैट इज अ क्लाइंट साइड लोड बैलेंसिंग। लोड बैलेंसिंग, अब आप कहोगे सर ज्यादा डिफरेंस है? नहीं, कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है। इंप्लीमेंटेशन में हो सकता है डिफरेंस हो, बट ज्यादा डिफरेंस नहीं। मैं बताऊंगा क्या है, ये दोनों आपको मैं सिखाऊंगा। ठीक है, एक का कॉन्सेप्ट मैंने आपको सिखा दिया। एक होता है सर्वर साइड लोड बैलेंसिंग, सर्वर साइड लोड बैलेंसिंग। अच्छा, कितने लोगों ने गेस कर लिया क्या होता होगा? कोई बताएगा? किसी ने गेस किया क्या होता होगा? अभी जो हमने किया दैट इज अ क्लाइंट साइड, मतलब हमारे क्लाइंट साइड क्लियर है। देखो, काम दोनों का एक ही है। काम दोनों का एक ही है कि अगर आपके पास मल्टीपल इंस्टेंसेस हैं तो हाउ टू लोड बैलेंस। ठीक है, मतलब और सपोज 10,000 रिक्वेस्ट आ रही तो कितना एक पे करें, कितना दूसरे पे करें, बेस्ड ऑन सब एल्गोरिथम। ठीक है, हाँ हाँ, काम एक ही है दोनों का, बट करने का तरीका अलग अलग है। देख लो, समझ लो क्या होता है। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ लो, आप कहानी समझ जाओगे। क्लाइंट साइड में अभी हम लोग क्या कर रहे थे, क्लाइंट साइड में अभी हम लोग क्या कर रहे थे? ठीक है, क्लाइंट साइड में हमारे पास क्लाइंट था और सर्वर था। याद करो, यूरेका सर्वर की बात कर रहा हूं। तो जो डिस्कवरी सर्विस हमने बनाई था दैट इज अ सर्वर, जो हमारे हमने डिस्कवरी सर्विस बनाई थी वो सर्वर थी। यूरेका सर्वर था कि नहीं? और जो हमारी बोले जो हमारी फूड सर्विस थी वो हमारी क्लाइंट थी। फूड सर्विस इज अ क्लाइंट और यूरेका क्लाइंट थी कि नहीं थी? बोलना मत भाई कहानी को। और जो हमारी रेस्टोरेंट सर्विस थी वो भी एक क्लाइंट ही थी। याद करो, हमने यूरेका क्लाइंट बनाया था, तभी तो डिस्कवरी सर्वर पर रजिस्टर हुआ था। ये भी क्लाइंट ही है, ये भी क्लाइंट है। बोलना नहीं भाई, हमारी नाक मत कटा देना। रेस्टोरेंट सर्विस, रेस्टोरेंट सर्विस, समझ गए? ये भी क्लाइंट है। तो क्लाइंट साइड में क्या होता है कि सपोज, कहानी को समझो। यहाँ पे क्लाइंट साइड में क्या होता है कि सपोज इस फूड को, सर्विस को कॉल करना था रेस्टोरेंट सर्विस को, ये काम करना था। ठीक है, ये काम करना था, ये इसको कॉल करने की कोशिश करता, बट क्योंकि यहाँ पे लोड बैलेंस करना है। ठीक है, तो लोड बैलेंस करना है तो होगा क्या, इस क्लाइंट के कितने इंस्टेंसेस अवेलेबल हैं, कितने इंस्टेंसेस रनिंग है, ये इसको कैसे पता चलेगा भाई? ये इसको कैसे पता चलेगा? ये क्या करेगा, इट विल कॉल सर्वर, इट विल कॉल सर्वर, इट विल कॉल सर्वर, इट विल कॉल सर्वर टू फेच द इंस्टेंसेस या टू फेच द सर्विस हिस्ट्री। ठीक है, इट विल कॉल या इट विल फेच, लिख दो ज्यादा सही है, इट विल फेच द इंस्टेंसेस ऑफ द सर्विस अवेलेबल। तो यहां पे इसको मिल जाएगी सारी इंस्टेंसेस। कितने लोग समझ गए मेरे पास? और लोड बैलेंसिंग, जब सारी इंस्टेंसेस मिल गई तो लोड बैलेंसिंग का जो एल्गोरिदम है वो एल्गोरिदम यहीं पे चलेगा, क्लाइंट पे।
ऑल द लोड बैलेंसिंग एल्गोरिथम विल बी एग्जीक्यूटेड ऑन द क्लाइंट साइड इटसेल्फ, क्योंकि यहाँ पे इसको लिस्ट मिल गई है तो किसको कॉल करना है, वो एल्गोरिथम क्लाइंट साइड पे ही एग्जीक्यूट होगा यहीं पे, इसीलिए इसको बोलते हैं क्लाइंट साइड लोड बैलेंसिंग। एंड यहीं पे डिसाइड होके फिर किसको कॉल करना है, कॉल हो जाएगा, किस रेस्टोरेंट सर्विस को कॉल करना है, बेस्ड ऑन दिस एल्गोरिथम अपने आप से डिसाइड हो गया। बट जितनी भी चीजें चल रही थी वो सारी चीजें कहां पे चल रही थी, वो सारी चीजें क्लाइंट पे चल रही थी, इसीलिए इसको बोलते हैं क्लाइंट साइड लोड बैलेंसिंग। अभी आया समझ में क्लाइंट साइड लोड बैलेंसिंग क्या है। एक सर्विस दूसरे सर्विस को कॉल करते समय क्लाइंट ही डिसाइड करेगा कि हमें कौन सा लोड बैलेंस का एल्गोरिथम लगाना है एंड हमें किस सर्विस को कॉल करनी है। इसका जस्ट अपोजिट होता है सर्वर साइड में, जस्ट अपोजिट सर्वर साइड में होता है। समझ गए, कितने लोग समझ गए मेरी बात में क्या कह रहा हूं। सर्वर साइड में इसका जस्ट अपोजिट होता है, उसमें भी हमारे पास सर्वर होते हैं, तो यहीं से ले लेते हैं हम एक सर्वर। यस, इसमें भी हमारे पास सर्वर है, यस इसमें भी सर्वर है, और इसमें भी हमारे पास मल्टीपल सर्विसेज होती हैं। अब इसमें भी एक सर्विस दूसरे को कांटेक्ट करती है, ठीक है, लेकिन कांटेक्ट करती है, अब यहां पे भी लोड बैलेंस उसे करना है, तो इसमें क्या होगा, जब रिक्वेस्ट जाएगी सर्वर को, ठीक है, अब यहां पे हमारे पास एक एक्स्ट्रा सर्वर होगा, ठीक है, एक्स्ट्रा सर्वर होगा। लेट सपोज कि हमारे पास यहाँ पे एक एक्स्ट्रा सर्वर है एंड दिस सर्वर इज एंजिन एक्स, ठीक है, याद करो एंजिन एक्स हमें लोड बैलेंसिंग का फीचर भी प्रोवाइड करता है, ठीक है, तो एंजिन एक्स ही हमें डिसाइड करके दे देगा कि हमारे पास 4 सर्विसेज हैं, 4 में से किसको आप कॉल करो, तो यहां पे ये पता चल जाएगा इसको, ठीक है, यहां पे जो सारी एल्गोरिदम एग्जीक्यूट हुई वो सारी एल्गोरिदम आपके एक एक्स्ट्रा सर्वर पे एग्जीक्यूट हुई है लोड बैलेंसिंग की। लोड बैलेंसिंग इस बार आपके एक्स्ट्रा सर्वर पे हुई, लोड बैलेंसिंग बैलेंसिंग। अभी आया समझ मेरी बात में क्या कह रहा हूं, मतलब यहां पे लोड बैलेंसिंग सर्वर पे हो रही है, सर्वर पे मतलब सारी जितनी भी इंस्टेंसेस है वो सर्वर पे ही फेच हो रहे हैं, वहीं से डिसाइड हो रहे हैं कि किस पे रिक्वेस्ट जानी है। बस इस सर्विस को, ये M1 है लेट्स सपोज, तो M1 को पता चल जाएगा कि हमें इस वाली सर्विस को कॉल करना है, तो वो इस वाली सर्विस को कॉल कर लेगा, क्लाइंट पे कुछ नहीं होगा। है समझ में, दिस इज अ क्लाइंट, दिस इज अ क्लाइंट, सॉरी दिस इज अ क्लाइंट, ये क्लाइंट है, तो यहाँ पे इस बार डिसाइड नहीं हो रहा है, इस बार डिसाइड आपको सर्वर पे हो रहा है। और फॉर द लोड बैलेंसिंग इस बार हम दूसरा सर्वर यूज कर रहे हैं, दैट इज एंजिनिक सर्वर, इसको बोलते हैं सर्वर साइड लोड बैलेंसिंग। डिपेंडिंग अपॉन कि आप क्या यूज कर रहे हो, क्योंकि मतलब ऐसा कुछ नहीं कि ये फास्ट है स्लो है, इन दोनों में से आप कोई भी यूज कर सकते हो, ठीक है, अलग अलग दोनों का यूज है। ये बहुत ही फेमस इंटरव्यू का क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्लाइंट साइड लोड बैलेंसिंग एंड सर्वर साइड लोड बैलेंसिंग। और जो अभी आपने यूरेका सर्वर यूरेका क्लाइंट यूज किया, दैट इज व्हाट, इट इज अ क्लाइंट साइड लोड बैलेंसिंग। तो हम लोगों ने जो प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन किया वो क्लाइंट साइड लोड बैलेंसिंग की है, सर्वर साइड हम लोग नहीं करेंगे, टाइम ज़्यादा नहीं हम लोग बिताएंगे इस पे, क्योंकि ये फिर अलग का पार्ट हो जाएगा, मतलब हमें फिर अलग से सर्वर लाना होगा करना होगा, तो उसमें 2 क्लास हमारे और जाएंगे। सो इट इज़ नॉट रिकमेंडेड, आपको कॉन्सेप्ट समझ लेना कि ये होता है, ज़रूरत पड़े तो आप गूगल पे जाइए, हाउ टू इम्प्लीमेंट सर्वर साइड लोड बैलेंसिंग, ठीक है, एंड ब्रिंग बूट माइक्रो सर्विसेज, एक बार टाइप करिए, थोड़ा सा पढ़िए, और फिर सर्वर साइड लोड बैलेंसिंग आई थिंक इसके साथ भी हो जाता है, स्प्रिंग क्लाउड। हम्म, तो हाँ, हाँ तो देखो यहाँ पे लोड बैलेंसर अलग है ना ये, ठीक है, स्प्रिंग क्लाउड गेटवे, ठीक है। हाँ मतलब सर्वर पे ही डिसाइड होगा, अगर आप सर्वर अलग से यूज़ करना चाह रहे हो तो अलग से भी कर सकते हो, अगर आप इंजीनियरिंग नहीं यूज़ करना चाह रहे हो तो आई थिंक इसमें डायरेक्टली भी आप कर सकते हो, यहाँ पे मतलब होगा सर्वर पे ही ये सारा डिसीजन होगा, ठीक है, सारा डिसीजन सर्वर पे होगा कि किस पे कॉल करना है, कितने सर्विसेज हैं, एंड इवन यू कैन सी दैट इज डेफिनेशन ऑल्सो व्हाट इज द लोड बैलेंसर, ये तो ठीक है। क्लाइंट साइड क्या होता है एंड सर्वर साइड क्या होता है, सर्वर साइड यहाँ पे लिंक भी इन्होंने दिया है, इन्होंने क्लाइंट साइड ही आई थिंक समझा रखा, क्लाइंट साइड का अलग से इन्होंने लिंक दिया, ठीक है। सर्वर साइड में क्या है, इफ़ यू आर कीपिंग द लोड बैलेंसर ऑन द सर्वर, ये देखो, बस इसी कहानी से आप समझ जाओ कि जो लोड बैलेंसर क्लाइंट साइड पे चल रहा था वो सारा लोड बैलेंसर एल्गोरिथम अगर आप सर्वर पे रख दोगे तो वही हमारा सर्वर साइड लोड बैलेंसिंग हो जाएगा।
बाकी इसके बारे में डिटेल में पढ़ सकते हो, बट अभी अभी आप लोग के लिए इतना बहुत ज़्यादा ये कह सकते हो एक्स्ट्रा फेमस या एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट नहीं है। क्लाइंट साइड लोड बैलेंसिंग आप अच्छे से कर लो। एनजिनिक्स क्या है सर, एक बार शॉर्ट में बता दी। एनजिनिक्स इज अ सर्वर दैट डू मेनी थिंग्स, बहुत सारा काम करता है। रिवर्स प्रॉक्सी, होस्टिंग भी कर सकते हो, लोड बैलेंसिंग भी कर सकते हो, बहुत सारी। एनजिनिक्स इज अ सर्वर और बहुत फेमस सर्वर है एनजिनिक्स। ठीक है, ये रहे। तो एक सर्वर है, जैसे अपाचे टॉमकैट है, यस इट्स लाइक जे बॉस। जैसे अपाचे टॉमकैट है, वैसे ही एक सर्वर है जो जिसका बहुत सारा काम है, ऐसा नहीं कि एक ही काम करता है। ठीक है, yes you can host the services, use as a reverse proxy, use as a load balancer, बहुत सारा काम कर सकता है। ठीक है, तो उसका भी यूज कर सकते हो। आई थिंक क्लियर होगा आप लोग को, लोड बैलेंसिंग एंड एवरीथिंग इज नाउ फाइन, आई थिंक, मुझे लग रहा है। ठीक है, अब इसके बारे में बहुत ज्यादा मत घुसो, आगे बढ़ सकते हो क्योंकि माइक्रो सर्विसेज लाइक अ ओशियन। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास शेड्यूल क्या है आपने अपना बता रहा हूँ अभी विवेक। कल है नेक्स्ट क्लास, थर्सडे ना, हाँ टुमारो फ्राइडे तक क्लास होगी ना, कल परसों सब क्लास है। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ते हैं दैट इज एपीआई गेटवे। एपीआई गेटवे, गेटवे एंड एंड इसी को बोलते हैं एज सर्वर। तो थोड़ा थ्योरी पढ़ लें, 5 मिनट थ्योरी पढ़ लें, 10 15 20 पे खत्म करते हैं क्लास, जिससे प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट करना रहे बस नेक्स्ट क्लास में कल। ठीक है, चलेगा। एज सर्वर के बारे में बात करें। यस, समझ गए सब लोग, समझ गए। हमारे पास हम्म, एक एग्जांपल देख लो। सपोज सपोज एक दिन क्या हुआ, एक दिन रोहन, विवेक, आकाश, 4 5 लोगों ने मिलके बनाया प्लान कि चलो यार चलते हैं घर, सर के घर पे चलते हैं और मौज करके आते हैं। 10 15 दिन वहीं पढ़ाई भी करेंगे 1 1 घंटा, और लखनऊ भी घूमेंगे और वहां से पढ़ के आएंगे। सब लोग आ गए मेरे घर पे। अब सब लोग आ गए तो अब आ तो गए, बट रहेंगे कहाँ, खाएंगे कहाँ, पिएंगे कहाँ, कैसे मैनेज करूंगा। तो मैंने बहुत बढ़िया काम कर रखा है। मैंने क्या कर रखा है, मैंने इनको रहने के लिए पहले से एक घर बनवा रखा है। दिस इज अ होम। और मैंने सबसे तगड़ी चीज क्या की है, मैंने इसी के अंदर छोटे छोटे रूम्स बनवा रखे हैं। इसी के अंदर छोटे छोटे रूम्स बनवा रखे हैं। ये है रूम 1। दिस इज अ रूम 1। समझना बात को, कहानी को। अगर आप कहानी समझ गए तो बहुत सारी चीज समझ जाओगे। तो ये है रूम 1। इसी से मिलता जुलता एक रूम और है, रूम 2। इसी से मिलता जुलता एक रूम और है, रूम 3। और इसी से मिलता जुलता ऐसे करके बहुत सारे रूम हैं हमारे पास। कितने लोग समझ गए मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूं? ठीक है, ये ऐसे करके रूम्स हैं। और बस एग्जांपल समझा रहा हूं, जिससे जो पहली बार पढ़ रहा है वो, जिसको पता है उसको तो ठीक है, जिसको नहीं समझ में वो समझना। ये है रूम 1, R1, R2, R3, R4। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैंने क्या किया है, हर एक रूम का दरवाजा है। ये दरवाजा, ये दरवाजा, सामने सामने नहीं रखते हैं, अदरवाइज बहुत दिक्कत हो जाती है, लड़ाई झगड़ा हो जाता है। तो ये रखा है मैंने। और कॉमन दरवाजा मैंने यहां पे रखा है। दिस इज अ एंट्री पॉइंट। दिस इज एंट्री पॉइंट। दिस इज अ कॉमन गेट। दिस इज अ कॉमन गेट। कॉमन गेट। अब आप लोग मुझे बताओ, क्या कॉमन गेट रखना जरूरी है कि नहीं है? ऐसा भी तो हो सकता है मैं सबका गेट अलग अलग रख देता, कि आप इधर से निकल जाना, आप इधर से निकल जाना, आप इधर से निकल जाना। तो प्रॉब्लम हो जाती ना, प्रॉब्लम हो जाती ना। हाँ, प्रॉब्लम हो जाती, तब प्रॉब्लम हो जाती। हाँ, इसीलिए हमने क्या किया, ये हमने कॉमन गेट ही रख दिया। दिस इज अ कॉमन गेट, जिससे कि अगर कोई आता भी है तो वो पहले यहां पे आएगा। और बेस्ड ऑन हेयर मैं यहां पे गार्ड लगाऊंगा। और वो गार्ड क्या करेगा, जो बंदा आ रहा है उसको अप्रोप्रिएट जगह पे डाइवर्ट करेगा। अगर उसको R1 पे जाना है तो R1 पे भेज देगा। अगर हो सकता है कोई बंदा है उसको R2 पे जाना है तो R2 भेज देगा। कोई बंदा आना है यहाँ पे तो यहाँ भेज देगा, यहाँ पे आना है तो यहाँ भेज देगा। कितने लोग समझ गए? तो ये है कॉमन। बोलो भाई, समझ में आया कि नहीं है? हम्म। तो आप लोग बताओ कि इस कॉमन गेट का क्या फायदा है? 5 फायदे बता दो। हाँ, अगर रूम अवेलेबल नहीं तो बाहर निकाल दिया। बहुत बड़े एग्जांपल संतन, यही माइक्रो सर्विसेज में है। ये हमारी R1 R2 सारी माइक्रो सर्विसेज हैं। ये माइक्रो सर्विसेज हैं, M1 M2 M3। और ये हमारा एपीआई गेटवे है। दिस इज एपीआई गेटवे, जो अभी हम पढ़ेंगे कल। ये हमारा एपीआई गेटवे।
आया समझ में, ये एपीआई गेटवे। अब इसका फायदा, सिक्योरिटी किसी ने बताया, पहला पॉइंट सिक्योरिटी, यस सिक्योरिटी। मान लो हमें दिक्कत लगी कि यार चोरी वोरी हो रही है बहुत, तो हम अपना मेन गेट बंद कर देंगे, मेन गेट बंद कर देंगे, बस काम खत्म। मेन गेट बंद हो गया, बाकी सारे हमारे रूम्स ऑलरेडी लॉक है, क्योंकि ये सारे रूम बाहर तो एक्सपोज ही नहीं है, यही हमारा एक ही गेट है, बाकी तो हमने बंद कर रखा है। तो सिक्योरिटी इज एक और, सिक्योरिटी इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फायदा। दूसरा, कॉमन गेट है भाई, कौन कब आ रहा है कौन कब जा रहा है, ये यहीं से मेंटेन हो जाएगा और यहीं से हमें पता चल जाएगा, कॉमन एंट्री पॉइंट है। ऐसा कुछ भी नहीं कि भाई मान लो R1 में रह रहे हैं विवेक, और विवेक का मन किया 10 लोग को पीछे वाले दरवाजे से ले आए, ऐसा नहीं होगा। समझ गया ना, ऐसा होता है बहुत सारे कॉलेजेस वगैरह में। तो सबका मैंने काम बंद कर दिया कि भाई यहीं पे एक गार्ड लगा दो, यहीं कैमरा लगा दो, बस विवेक पीछे वाले गेट से किसी को नहीं ला पाएंगे। तो ये कॉमन एंट्री पॉइंट है, मतलब बाहर की दुनिया से ये सारे रूम्स क्लोज्ड हैं, मतलब कोई डायरेक्टली इस रूम में नहीं आ सकता, आएगा तो इसी एंट्री पॉइंट से आएगा। कितने लोग समझ गए मेरी बात में क्या? फिर तो सर बैचलर्स के लिए प्रॉब्लम है। फायदा तो है हमारे लिए, अपना फायदा देखो ना। और कोई तीसरा पॉइंट, तीसरा फायदा क्या है? तीसरा फायदा क्या है? हम्म, इजी टू ट्रैक, बिल्कुल सेंट्रलाइज एक्सेस, बिल्कुल इजी टू। हाँ, एक फायदा है पता, रेट लिमिटर, हम यहाँ पे रेट लिमिटर लगा सकते हैं। रेट लिमिट, मैंने बोल दिया विवेक आप 4 बार बाहर से अंदर आइएगा बस, या अंदर से बाहर 4 बार जा सकते हो दिन में, या इनके दोस्त मान लो मिलने आ रहे हैं बार 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 बार, मैं कहूंगा भाई सिर्फ आप 2 ही दोस्त ला सकते हो बस। आया समझ में? तो रेट लिमिट भी कर सकते हैं। और फायदा बताऊं? हाँ, और फायदा बताऊं, रेट मतलब 1 सेकंड में कितना ट्रैफिक आ सकती है, ठीक है। डायनेमिक राउट तो पता चल गया, राउट मतलब हम यहां से ट्रैफिक को चेंज कर सकते हैं अपने अनुसार, ठीक है। और बहुत सारे फायदे मैं बता देता हूं। हम क्या कर सकते हैं, रिक्वेस्ट को मॉडिफाई कर सकते हैं, रिक्वेस्ट को मॉडिफाई कर सकते हैं। एग्जांपल, जैसे मान लो विवेक का कोई दोस्त आया यहाँ पे, विवेक का दोस्त आया यहाँ पे, मैं बैठा हूँ, विवेक का दोस्त लाया था समोसा उस दिन 5 ठो, मैंने समोसा लिया, एक तो खा गए, 4 ही बचा, और फिर मैंने भेज दिया विवेक के पास। अब विवेक को कितने समोसे मिलेंगे? विवेक को कितने समोसे मिलेंगे? हाँ, मैंने रिक्वेस्ट को मॉडिफाई कर दिया, दैट मीन्स हमने हेडर में कुछ ऐड कर सकते हैं, हेडर में ऑथराइजेशन रिक्वेस्ट ऐड कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि रिक्वेस्ट तो यहीं से जा रही ना, रिक्वेस्ट तो यहीं से जा रही। तो हम बहुत सारा काम कर सकते हैं, एक्सेप्शन हैंडलिंग कर सकते हैं, यहीं पे कोई एरर आए तो यहीं पे हैंडल कर लेंगे। आया समझ में? तो यहीं पे हम एरर को भी हैंडल कर सकते हैं, हमें बाकी किसी से मतलब ही नहीं है, यहीं पे हम एक्सेप्शन को भी हैंडल कर सकते हैं। तो एपीआई गेट पे बहुत सारा काम करेगा हमारा, और बहुत तगड़ी चीज़ है, यहीं पे एक्सेप्शन भी हमारी हैंडल हो जाएंगे, प्रोटोकॉल कन्वर्जन हो जाएगा। मान लो एचटीटीपी रिक्वेस्ट कर रहा है, बाकी हमें फाइल ट्रांसफर करना है, तो यहाँ से फाइल प्रोटोकॉल करना, मतलब बहुत सारा काम कर सकते हो, क्योंकि ये आप सेंटर पे बैठे हो। सिक्योरिटी तो यहीं पे करनी है, बाकी माइक्रो सर्विसेज आपको सिक्योर ही नहीं करना है, बाकी को हम बाहर एक्सपोज ही नहीं करेंगे, हम इसी को एक्सपोज करेंगे, यही एक सिर्फ रास्ता बनाएंगे। कितने लोग समझ गए एपीआई गेटवे? ये हमारी माइक्रो सर्विसेज थी, और एग्जांपल समझ गए ना, एग्जांपल समझ गए तो हमारा कहानी समझ गए। सो दिस इज व्हाट माइक्रो सर्विसेज, एपीआई गेटवे या फिर एज सर्वर, जिसको हम लोग कल इंप्लीमेंट करेंगे, ठीक है। हाँ, हम लोग कल इंप्लीमेंट करेंगे और मजा आएगा। कैसे करते हैं, मैं 2 तरीके होते हैं इसके, दोनों तरीके बताऊंगा, ठीक है। तो बेसिकली मैं सब चीज आसान करके सिखाऊंगा। एपीआई गेटवे को इंप्लीमेंट करने के लिए हम जो प्रोजेक्ट यूज करेंगे वो स्प्रिंग क्लाउड का ही प्रोजेक्ट है, स्प्रिंग क्लाउड गेटवे, ठीक है। हम यूज करेंगे स्प्रिंग क्लाउड गेटवे का, गेटवे का यूज करेंगे, ठीक है। और इसके 2 तरीके होते हैं करने के, एक तो आप डायरेक्टली आप प्रॉपर्टीज फाइल में आप चेंजेस करके कर सकते हो, मतलब प्रॉपर्टीज दे दी गई उनका यूज कर सकते हो। एक आप जावा बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो, मतलब आप बीन वगैरह बना के कॉन्फ़िगरेशन। तो किसको क्या आसान लगता है बताओ, क्या आसान लगता है आप लोग को, कि दोनों बता दूंगा?
आप प्रॉपर्टीज भी चेंज करके कर सकते हो और आप जावा बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन भी कर सकते हो। तो मैं दोनों बता दूंगा जिससे दोनों आप सीख जाओ। ठीक है, तो दोनों बता दूंगा, बस मजा आ जाएगा आपको। और इवन मैं कुछ जैसे इसमें मैंने प्रैक्टिकल दिखाया था ना, एक सर इंस्टेंस बढ़ा दो, इंस्टेंस कम कर दो, वैसे मैं कुछ तगड़ी चीज भी करके दिखा दूंगा। जैसे एग्जांपल के लिए कुछ एडवांस लेवल का हेडर में कुछ ऐड करके दिखा दूंगा, जैसे मैं मॉडिफाई करके दिखा दूंगा। ठीक है, हेडर को मॉडिफाई करके दिखा दूंगा, कुछ ऑथेंटिकेशन कुछ भेजना है। ठीक है, जैसे मान लो एग्जांपल यहाँ ले, जैसे मान लो विवेक का कोई दोस्त आया था और मुझे विवेक को 100 रुपये पकड़ाने हैं, तो मैं क्या करूंगा, उसी दोस्त के पीठ पे चिपका दूंगा 100 रुपये। विवेक के पास जब वो दोस्त जाएगा तो उसके पीठ से निकाल लेगा। आया समझ में? तो हम क्या कर सकते हैं, एपीआई गेटवे पे बैठ के बहुत सारी चीज़ कर सकते हैं। तो वो चीज़ भी मैं करके आपको दिखा दूंगा। तो मज़ा आने वाला है बहुत, अब इंटरेस्टिंग। इतना सब लोग रिवाइज के लिए मज़ा बहुत आने वाला है नेक्स्ट टर्न पे। और अब हम लोग का प्रोजेक्ट हो गया है ये एज सर्वर वाला, क्या नाम है इसका, डिस्कवरी सर्वर वाला काम हो चुका। तो अब मैं इसको क्या कर देता हूँ, कमिट कर देता हूँ। कल मुझे मांग रहे थे, कोई मांग रहा था कल, लेकिन कल तो हमारा प्रोजेक्ट ही नहीं चला था, तो फ़ायदा क्या। ठीक है, तो आज 26/2 है, 26/2, एंड वी हैव कंप्लीटेड डिस्कवरी सर्वर या फिर रजिस्ट्री सर्विस रजिस्ट्री। तो इसको आप कर दो कमिट। और इसका मैं क्या करूँगा, एक एक पूरा वो बना लूंगा, एक माइक्रो सर्विस का पूरा आर्किटेक्चर बना लूंगा। ये चीज़ जो है ना, ये चीज़ जो मैं अलग अलग समझा रहा हूँ, उसको मैं एक अच्छे से क्लीन डायग्राम बना लूंगा। ठीक है, पूरा क्लीन डायग्राम बना लूँ। आप इस बस डायग्राम्स को यहाँ पे समझो। बाकी मैं पूरा पूरा एक डायग्राम बनाऊंगा जिसके अंदर सारी चीज़ें होंगी, और उसको मैं आपको पढ़ने के लिए दे दूंगा, नोट्स में डाल दूंगा। ठीक है, और बाकी हमने आपके लिए नोट्स ऐड कर दिए, कम्युनिकेशन वाले नोट्स ऐड कर दिए, डिस्कवरी सर्वर वाले भी नोट्स ऐड कर दिए, क्लाउड वाले में नेक्स्ट टर्न पे कर दूंगा जब इसको इंप्लीमेंट करेंगे। क्लाउड मतलब एपीआई गेटवे वाले, तो एपीआई गेटवे वाले मैं नेक्स्ट टर्न पे कर दूंगा। ठीक है, तो ऑलमोस्ट मैं काम कर रहा हूँ आप लोग के लिए। और आज भी देखो शिवरात्रि, तब भी मैंने आपके लिए क्लास लिया। ठीक है, चलो मैंने ये कमेंट वगैरह कर दिएगा, कोड ले लीजिएगा आप। बाकी कुछ कमेंट्स पढ़ लेते हैं एक दो, फिर बंद करते हैं। सर मेरे को पार्टी देने वाले हैं लैपटॉप की, बिल्कुल। बैच खत्म हो जाते हैं फिर मैं आपको बुलाता हूँ लखनऊ, फिर पार्टी देते हैं। कितने लोग आओगे लखनऊ मिलने? 25 अप्रैल के बाद कभी भी आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आओ भाई, पुणे भी आएंगे, टेंशन ना लो, पुणे भी आएंगे। लखनऊ पुणे से कितना टाइम लगेगा, फ्लाइट से तो कम लगेगा। पोस्टमैन के कलेक्शन भी डाल देना। ठीक है, ठीक है, डाल दूँ। सर ये बैच कब तक ख़त्म होगा? कब तक ख़त्म होगा, कल मैंने बताया था, कोई बता दो। मार्च तक ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, मार्च मार्च तक कंप्लीट हो जाएगा, इवन हो सकता है 20-22 मार्च तक कंप्लीट हो जाए। अब रेगुलर होने लगा ना। फ्लाइट की टिकट स्पॉन्सर कर दो। फ्लाइट की टिकट स्पॉन्सर नहीं कर पाऊंगा भाई, महंगी होती फ्लाइट की टिकट। इससे बड़ा महीना ही आ जाऊंगा, वहाँ पे बहुत सारे लोगों से मिल लूंगा। ठीक है, और घूम भी लूंगा। ये विवेक प्लान सही रहेगा। ठीक है, कर देंगे, थोड़ा दिन रुक जाओ, टेंशन ना लो। थोड़ा सा और हमारा बिजनेस बढ़ने दो, फिर मैं कर दूंगा। ठीक है, आप लोग के लिए काम कर रहा हूँ। ठीक है, तो जिसको बुलाऊंगा तो उसको मैं रिस्पॉन्सर कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलो फिर कल मिलते हैं सेम टाइम पे 9:05। नोट कर लीजिए, क्लास 9:05 से स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, हाँ बस एक महीना मेहनत कर लो। अभी तक 4 महीना मैं बहुत लीनियंट था भाई सबके लिए। लीनियंट समझ रहे हो, छुट्टी दे एक दिन तो ऐसे भी छुट्टी मिलती थी, बीच में भी छुट्टी भी थी, रिवाइज करने के लिए था, प्रोजेक्ट बनाने के लिए। बट एक महीना मैं आपसे कह रहा हूँ कि प्लीज़ अपने आप को टाइम दो, एक महीना, और सीखो जितना सीख सको। प्रोजेक्ट्स बना लो, जो मैं बना रहा हूँ एटलीस्ट उतना तो बना लो, उतना तो अपने सीवी में डाल दो। ठीक है, हाँ उसके आगे मेहनत करो, बनाओ। डिप्लॉयमेंट भी करेंगे, सब करेंगे। ठीक है, सब करेंगे। और मॉक इंटरव्यू के लिए कितने लोग रेडी हो? स्प्रिंग बूट पहले स्प्रिंग से स्टार्ट करते हैं। कितने लोग मॉक इंटरव्यू के लिए रेडी हो? सब लोग रेडी हो, मैं फॉर्म भेजूंगा कल परसों में, सैटरडे वैटरडे तक। ठीक है, गूगल फॉर्म भेजूंगा, सब लोग गूगल फॉर्म भर दीजिए। इससे मैं मंडे, मतलब नेक्स्ट मंडे से, या नहीं अभी जो आने वाला मंडे, उस मंडे से हम लोग स्टार्ट कर सके अपने मॉक इंटरव्यूज। तो अपने टॉपिक्स 3-4 चीज़ रेडी कर लो, सब लोग अपने टॉपिक्स रेडी कर लो। हाँ मतलब टॉपिक वाइज रखेंगे, ऐसा नहीं कि पूरा स्प्रिंग बूट माइक्रो सर्विसेज दे दें। टॉपिक वाइज सीखेंगे जिससे देखने वाला भी समझ सके, क्योंकि हम लोग रिकॉर्डिंग उसकी करेंगे। तो टॉपिक वाइज मतलब आप स्प्रिंग बूट, स्प्रिंग कोर, ऐसे करके रेडी कर लो। माइक्रो सर्विसेज
JPA, ठीक है। तो पर्टिकुलर मैं कहूँगा आप स्टार्टिंग से लो, कोर जावा का प्रिपेयर कर लो कुछ चीज़ें, स्प्रिंग कोर प्रिपेयर कर लो, डेटाबेस प्रिपेयर कर लो, जितनी चीज़ एटलीस्ट मैंने पढ़ाई उतनी चीज़ आप प्रिपेयर कर लो। और फिर वो चीज़ आप वहाँ पे टिक कर दीजिएगा, मैं उसमें ऑप्शन दूंगा, ठीक है। तो सब लोग रेडी कर लो, 3-4 लोगों ने यस यस बोला है, तो उनका पहले करते हैं। इंटरव्यू क्वेश्चंस भी सेंड करो ना। ओके, इस पे भी काम करता हूँ आदित्य, मेरे पास स्प्रिंग बूट के पढ़े हुए पिछले बैच के, वही मैं भेज दूंगा आपको, ठीक है। पक्का। तो मैं निकलवाता हूँ और वो भेज देता हूँ, और सब लोग रेडी रहो मॉक इंटरव्यू के लिए। तो मेहनत कर लेते हैं 1 महीना। चलो भाई, मिलते हैं कल इसी टाइम पे, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, हैप्पी महाशिवरात्रि, बम बम भोले, जय श्री राम, ओम नमः शिवाय। गुड नाइट, सत श्री अकाल।